देखो पहले सब्जेक्ट का नाम बताओ, सब्जेक्ट का नाम क्या है? एस रिप्रेजेंट करता है सेटिंग अप को ना। सारे चैप्टर आपको क्या बता रहे हैं कि अब हम सेटअप करते हैं। चलिए, बहुत हो गया सेटअप इंडिया में, अब कहां चलेंगे? चले पहले पैकिंग कर लेते हैं, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े रख लेते हैं। चलो सेटिंग ऑफ पहले टेस्ट दे देते हैं। वेरी गुड। सेटिंग ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर सेटअप करना है और उससे रिलेटेड इश्यूज हम देखेंगे, ठीक है। अब इंडिया के बाहर जब हम सेटअप करेंगे तो यहाँ टॉपिक्स दे रखे हैं, ओल्ड न्यू सिलेबस दोनों मुझे बताएंगे। क्या दोनों में लिखा है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिखा है, ऑटोमेटिक रूट लिखा है, अप्रूवल रूट लिखा है, क्या ये भी लिखा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट? ये किस में लिखा है? ओल्ड सिलेबस में। क्या हम ऑलरेडी कहीं और पढ़ चुके हैं? बिजनेस कोलैबोरेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। अब ये बेसिक ना बच्चा, बचपन की बेसिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी के। हाँ याद हो कि नहीं, चलो देखते हैं। लेकिन तुझे फिर भी याद होगा, बहुत सारे बच्चे मुझसे फिजिकल पढ़ के याद नहीं रखते हैं, है ना। 1991 कुछ एलपीजी पॉलिसी, नाम तो सुना ही होगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये एक पॉलिसी हुआ करती थी, ठीक है। हमारे देश में पैसों की बहुत कमी हो गई थी, तो उस टाइम पर हमारे सीएम ने, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह बहुत परेशान थे, ठीक है। अप्रोच किया उन्होंने दो मेन बैंक्स को लेके, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, कि जाकर बोला भैया हमें पैसे दे दो, ठीक है। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपकी जो पॉलिसीज है आप लौटा नहीं पाओगे, जिस हिसाब की आपकी पॉलिसीज है उस हिसाब से आप हमारा पैसा कभी लौटा नहीं सकते। तो प्लीज आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लेकर आना पड़ेगा। अगर ये सारी पॉलिसीज आप बदलोगे तो यस, क्या होगा बच्चा, आप हमारे लोन को वापस रिटर्न कर पाओगे। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर के लिए थोड़ा सा लिबरल हो जाओ। आपने प्राइवेट सेक्टर को बोला हर बात में लाइसेंस लेना, तो अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर अच्छे से काम करेगा, आपका देश ग्रो कर पाएगा, पैसे आएगा, रिटर्न कर पाओगे। चलिए, प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या? गवर्नमेंट ने पूरी की पूरे सेक्टर्स अपने पास रखे थे, भैया ये भी हम बनाएंगे, ये भी हम बनाएंगे, ये भी हम बनाएंगे, लेकिन सरकार को संभाल ही नहीं पा रही थी। तो सरकार ने क्या बोला कि भाई सारे सेक्टर अपने पास रखो, परफॉर्मेंस भी बुरी है, तो इससे अच्छा क्या करो, प्राइवेट हैंड्स को दे दो। कुछ हम उन्होंने अपने पास रखा, जैसे रेलवे हो गया, ये सारी डिफेंस हो गई अपने पास रखे, लेकिन बाकी सारी चीजें दे दी, ताकि प्राइवेट हैंड्स में जैसे ही जाएगा पैसा आएगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो लोन रिटर्न कर पाओगे। ग्लोबलाइजेशन, पहले हमारी इंडियन पॉलिसी क्या थी कि हम बाहर के लोगों को इंडिया में बिजनेस नहीं करने देते, क्योंकि हम बहुत डर गए थे अंग्रेजों के कारण। अंग्रेज गए, हम डर गए, हमने कहा किसी को आने नहीं देंगे, थोड़ा बहुत आने देंगे। तो अब जब हम किसी को आने नहीं देंगे तो हमें भी कोई आने नहीं दे रहा था। तो यही हमारे साथ हो रहा था। तो मनमोहन जी ने बोला कि ठीक है अब हम ग्लोबलाइजेशन भी करेंगे। तो लिबरलाइज मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट सेक्टर को बेचकर, कुछ सेक्टर्स को बेच के हमने क्या कर दिया, प्राइवेटाइज। और ग्लोबलाइजेशन मतलब अब बाहर के लोग भी इंडिया में आ पाएंगे और हम भी इंडिया के बाहर बिजनेस कर पाएंगे। क्लियर है? तो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आता है नालायक, ठीक है। ये पूरा चैप्टर फोकस किसको करता है? ग्लोबलाइजेशन को। क्योंकि अब हम बाहर जा रहे हैं ना सेटअप करने, क्यों श्रेयांश जा रहे हैं ना, कि सो रहे हैं अपन, उसके बाद जाएंगे। चलो ठीक है, तो अब हमें सेटअप करना है बिजनेस, कहाँ? इंडिया के बाहर। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण ही ये काम हो पाया है, अदरवाइज ना हम किसी को आने दे रहे थे और ना हमें कोई आने दे रहा था। तो इन्होंने पूरी हिस्ट्री ये सारी चीज बताई है, पढ़ना तो पढ़ लेना, मेरा सजेशन है मत पढ़ना, ठीक है। 1991 क्या लिखा है? ओपन द गेट्स फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू एंटर इनटू इंडियन टेरिटरी। बाहर के लोग इंडिया में आए तो हम भी बाहर जा सके, ठीक है। चलिए, ये पूरी हिस्ट्री इन्होंने यहाँ पे बताई है। इन्होंने कहा है कि एक कानून है, उस कानून का नाम क्या बच्चा? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये नया एक्ट बना था, इससे पहले एक पुराना एक्ट था जिसे हम बोलते हैं फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। अब समझो, इन दोनों में डिफरेंस समझो। दोनों में एफ है मतलब क्या है? फॉरेन। दोनों में क्या है? ई मतलब एक्सचेंज, और ए है मतलब एक्ट।
लेकिन एक में एम लिखा है और दूसरे में क्या लिखा है आर। एम मतलब होता है मैनेजमेंट, आर मतलब होता है रेगुलेशन। तो एक्चुअली में हुआ क्या, इन्होंने कहा जो फॉरेन एक्सचेंज में जो रेगुलेशन वर्ड था उसे हमने हटा दिया। समझना, फेरा बोलता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये एक्ट बोलता है मैं रूल्स रेगुलेशन बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा, रूल्स रेगुलेशन। इन्होंने कहा भाई रूल्स रेगुलेशन बनाते रह जाओ, मैनेज भी तो करो। बस रूल्स रेगुलेशन बनाने से कुछ काम होने वाला नहीं है, मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो इस रेगुलेशन को हटाया और बोला कि प्लीज मैनेज करो। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी होता है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी को मैनेज करो, बाहर से जो चीजें आ रही है अंदर, अंदर से जो चीजें आ रही है बाहर, उसे पूरा मैनेजमेंट में देखो। तो रेगुलेशन को हटाकर, रेगुलेशन जो फेरा था इसमें बहुत सारे लैकिंग्स थे, ठीक है, इस लैकिंग को हटाया और एक नया एक्ट बनाया, दैट वाज फेमा। ये पूरी हिस्ट्री दे रखी है, हिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाली और ना ही पूछे जाने वाली है। फिर उन्होंने बोला कि पूरा का पूरा इवोल्यूशन डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या बोल रखा है 1990 से पहले। अभी मैंने आपको बताया ये एलपीजी की पॉलिसी कब आई थी, 1991। तो ये बोल रहे हैं उससे पहले, उससे पहले मतलब 1990 हो गया, ठीक है। उस टाइम पे हमारी देश की इकोनॉमी क्या थी बच्चा, सही नहीं थी। क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव मतलब क्या, हम रोकते थे। अभी जैसे मैंने आपको एलपीजी बताया, लिबरलाइजेशन में क्या रोकते थे, लाइसेंस देना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर को बोला भैया पूरा लाइसेंस आ जाए, बिजनेस स्टार्ट करना है तो लाइसेंस, बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो लाइसेंस, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है तो लाइसेंस, बात बात में लाइसेंस मांगते थे। किसमें, लिबरलाइजेशन में। प्राइवेटाइजेशन में उन्होंने क्या बोला कि सारी की सारी चीजें तो सरकार संभालेगी, पब्लिक सेक्टर होगी। ग्लोबलाइजेशन में क्या बोला कि भाई बाहर के लोग इंडिया में नहीं आ पाएंगे, तो ये रिस्ट्रिक्टेड थे। इन्होंने बस यही बोल रखा है कि 1990 में इंडियन जो रूल्स रेगुलेशन थे वो रिस्ट्रिक्टेड थे, बहुत कंडीशंस थी, बहुत रिस्ट्रिक्शंस था, कोई करना पसंद नहीं करता था। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस किए। इन्होंने कुछ चेंजेस बताए हैं। पहला चेंजेस उन्होंने क्या बताया, एबॉलिश किया। क्या एबॉलिश किया बच्चा, इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, ऐसे बहुत सारे इन्होंने नाम बता के रखे। और क्या क्या रिमूव किया, क्या रिमूव किया, नॉन टैरिफ बैरियर्स। फिर क्या किया, टैरिफ रेट्स। टैरिफ मतलब पहले तो समझ लो टैक्स है, जो टैक्स रेट है वो कम किया। इन्होंने कहा कि बस टैक्स ही प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम क्या थी, नॉन टैरिफ प्रॉब्लम्स भी थी। फॉर एग्जांपल एक होती है टैरिफ बैरियर्स मतलब टैरिफ वाली प्रॉब्लम, एक होती है नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर्स मतलब क्या होता है, टैक्स लगाकर प्रॉब्लम क्रिएट करे। नॉन टैरिफ मतलब क्या, टैक्स नहीं लगा रहे, दूसरे तरीके ढूंढ रहे। वो दूसरे तरीके क्या, फॉर्मेलिटी, लाइसेंस। इन्होंने कहा वो सारी चीजें धीरे धीरे क्या करी, खत्म करी, एबॉलिश करी, बंद करी। तब जाके पोस्ट 1991 आया और हमने देखा कि यस मार्केट क्या हो गया बच्चा, ग्लोबलाइज हो गया। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यस एक्चुअली में बाहर जाके बिजनेस करने लगे। तो ये पूरा चैप्टर अभी इंट्रोडक्शन में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इनडायरेक्टली बता रहा है, लेकिन अब पूरा फोकस इनका किसमें होगा बच्चा, ग्लोबलाइजेशन में, क्योंकि अब हम बाहर जा रहे हैं बिजनेस करने। ठीक है, वापस से चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस का सेटअप हो रहा है आउटसाइड इंडिया। चलिए अब इन्होंने यहाँ पे दो चीजें बताई है। पहला क्या बताया है, एफडीआई, दूसरा क्या बताया है, ओडीआई। पहले तो फुल फॉर्म, एफडीआई का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओडीआई का ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोनों का मतलब समझना, बाहर का बंदा फॉरेनर इंडिया में पैसे लगाता है, एफडीआई। वापस फॉरेनर इंडिया में पैसा लगा रहा है, एफडीआई। फॉरेन मतलब फॉरेनर डायरेक्ट इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑपोजिट। इंडियन क्या कर रहा है, इंडिया के बाहर पैसा लगा रहा है। डिफरेंस समझ पा रहे हो। अब मुझे बताओ, अगर बाहर का इंसान इंडिया में पैसे लगा रहा है या फिर हम इंडिया के बाहर पैसे लगा रहे हैं, ज्यादा फायदा तुमको किसमें है, एफडीआई में। ज्यादा फायदा किसमें है, एफडीआई में, क्योंकि फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है ना। अब बाहर के लोग इंडिया में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, यहां फॉरेन करेंसी आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर रूल्स रेगुलेशन फेमा कवर होगा। ओवरसीज में क्या हो रहा है, इंडियन है, इंडियन क्या कह रहा है कि मैं बाहर की कंपनी में पैसा लगाऊंगा। वापस डिफरेंस समझना, फॉरेनर कह रहे हैं रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा, तो अच्छी बात है ना, एफडीआई हो रहा है, रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदो तो अच्छी बात है। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं भैया, हम तो बच्चा आईफोन एप्पल कंपनी के क्या करेंगे, शेयर्स खरीदेंगे। दैट वाज क्या है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर जा रहा है हमारा पैसा। फायदा हमें किसमें होता है बच्चा, ऑब्वियसली एफडीआई में। लेकिन हमें दोनों रास्ते खोलने पड़ेंगे। अगर कोई बाहर से इधर आ पा रहा है तो हम भी उधर जा सकते हैं। दोनों वे में बच्चा, डिमांड सप्लाई दोनों में होनी चाहिए। अगर हम कहेंगे बस तुम लोग आ जाओ, हम अपना नहीं जाने देंगे, तो अगर हम अपना नहीं जाने देंगे तो क्या कोई और भी आ पाएगा, क्या नहीं। यही हुआ था जब हमने, इससे पहले एलपीजी की जो पॉलिसी नहीं आई थी उस टाइम पे हमने क्या किया था, हमने कहा था बाहर के लोगों को इंडिया में नहीं आने देंगे। तो हमारे साथ भी यही हुआ,
सेम यही सारी चीजें होती है। तो हमें दोनों तरीके से रास्ते ओपन करने पड़ते हैं। अगर आपने किसी से कुछ पूछा है तो उसका भी हक है कि वो भी आपसे पूछ सकता है। अगर आपने किसी को परेशान किया है तो उसका भी हक है कि वो परेशान करेगा। ठीक है, चलो इन्होंने कहा ये पॉजिटिव इफेक्ट है और ये क्या लिखा है, ये इनवर्स है, ऑपोजिट होगा। चलिए पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, ये इनफ्लो आएगा, पैसा आएगा हमारे देश में, कंट्री में, और ये क्या होगा बच्चा, आउटफ्लो, जा रहा है ना। चलो पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बाहर के लोग देख रहे भैया हाँ इंडिया में पैसा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चा जितनी भी कार की कंपनीज है सब बाहर की, आधे से ज्यादा, आधे क्या मेजॉरिटी बाहर की कंपनीज है। ठीक है, हाँ, दो तीन भी है, महिंद्रा भी है, टाटा भी है ना, मारुति भी नहीं है, सुजुकी के साथ है, लेकिन सिंगल मारुति का नाम अपने आप में बड़ा है। ठीक है, हाँ कॉम्बिनेशन में बैठा है, लेकिन स्टिल इसके अलावा भी तो बहुत सारी कारें सब कहाँ की है, बाहर की है, अच्छा खासा नाम है। तो बच्चा हमारे देश की पॉपुलेशन एक्चुअली में इतनी ज्यादा है कि हर कोई चाहता है कि हमारे देश में बिजनेस करे, क्योंकि कुछ भी बेचो बिकेगा, हर चीज बिक रहा है, कुछ ऐसी चीजें जो नहीं बिक रहा है सब बिक रही है, और अच्छी चीज ले आओ तो हर कोई खरीद रहा है। ठीक है, चलो तो इन्होंने कहा भाई एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट तो आएगा ही, बाहर की अगर कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कितनी ही कार की कंपनीज है तो एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में जनरेट हुआ है। फिर क्या लिखा है, आउटपुट एफिशिएंट होता है। जैसे मारुति सुजुकी के साथ सुजुकी आया ना, हीरो होंडा आया ना, होंडा भी अलग चलता है हीरो भी, लेकिन हीरो होंडा भी तो साथ में था ना एक टाइम पर। और ऐसी कौन कौन सी है, सुजुकी मिलकर कर रही है। तो इन छोटे से बहुत सारी कंपनीज है जो क्या कर रही है, मिलकर काम कर रही है। तो क्या हो रहा है, आउटपुट हमारा क्या हो रहा है बच्चा, एफिशिएंट हो रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, मतलब स्प्रेड हो रही है। बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है ना, भाई मारुति ने सुजुकी के साथ क्यों हाथ मिलाया बच्चा, टेक्नोलॉजी के कारण। मारुति का हाथ बहुत अच्छा है हमारे देश में, लेकिन स्टिल बच्चा वो टेक्नोलॉजी में उतनी अच्छी नहीं थी। सुजुकी के साथ उसे क्या मिला, टेक्नोलॉजी मिली। तो यहां उन्होंने यही बोला है कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, देन आउटपुट अच्छा आता है, और फाइनल क्या बोल दिया, हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है, ये पॉजिटिव है। सेम चीजें ये जब बाहर जाएगा तो इनवर्स होगा ना, ऑपोजिट होगा। ठीक है, चलिए तो इन शॉर्ट ये सारी चीजें इसलिए हो रही है ताकि हमारी इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो करे, दैट्स इट। क्लियर है। तो ये सारी अभी तक क्या थी बच्चा, जनरल बातें। आइए अब स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अभी भी जनरल बात है। इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट, इंडिया क्या है, वेल प्लेस है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये अभी हमने समझाई कि भाई इंडिया का अच्छा खासा नाम है, पूरी दुनिया में हर कोई चाह रहा है इंडिया में पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट करना। गवर्नमेंट ने रिड्यूस करी है रिस्ट्रिक्शन इन्वेस्टिंग दी ओवरसीज बाय रिमूविंग द कैप ऑफ रेजिंग फंड थ्रू दी प्लेज ऑफ दी शेयर्स। पहले बहुत रूल्स रेगुलेशन थे, रिस्ट्रिक्शन थे, गवर्नमेंट ने ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाए हैं। लोकल एसेट, फॉरेन एसेट, एनकरेज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। सरकार अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है कि यस हमारे यहाँ के लोग भी अगर उनके पास पैसा है, वो इंटरेस्टेड है बाहर लगाने में, तो यस उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है। जो इससे पहले एक लिमिट थी, कैप मतलब होती है लिमिट, जो भी लिमिट रिस्ट्रिक्शन थे उनको हटाई गई है, रिड्यूस की गई है। एक होता है रिमूव करना, एक होता है रिड्यूस करना। रिमूव रिड्यूस डिफरेंस, रिमूव मतलब हटा देना, रिड्यूस करना मतलब थोड़ा कम करना। इंडिया ट्राई करिए। अभी तक जनरल बातें। अब यहां से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है आपका, आ जाइए। इन्होंने कहा फेमा तो पढ़ना ही है अपन को, कौन सी अथॉरिटीज है, लॉज हैं जब आप इंडिया के बाहर बिजनेस सेटअप करने जाओगे जिससे आपको डील करनी पड़ेगी। वो सबसे पहले अथॉरिटी कौन है बच्चा, हमारी आरबीआई। जहां पैसा आएगा वहां आरबीआई आएगी। ठीक है, चलिए आरबीआई ने स्टार्ट कर रखा है, स्टेट मतलब बता के रखा है, ये टॉपिक बार बार आएगा आपको बच्चा, मास्टर डायरेक्शन। आरबीआई ने एक मास्टर डायरेक्शन दे रखा है, कुछ नहीं, एक गाइडलाइन है, एक इंस्ट्रक्शन है, एक डायरेक्शन है, जिसमें उन्होंने अपनी सारी बातें बता के रखी है कि अगर आप इंडिया के बाहर सेटअप करोगे तो ये सारी मेरी गाइडलाइन रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। क्लियर है। चलिए आरबीआई ने एक मास्टर डायरेक्शन दे रखा है सारी रेगुलेटरी मैटर्स में। मास्टर जो डायरेक्शन है ये कंसोलिडेशन है, किसका कंसोलिडेशन है, इंस्ट्रक्शन ऑफ द रूल्स रेगुलेशन। इसमें पूरी डिटेल में क्या क्या बता के रखा है, क्या करना। तो इस पूरे मास्टर डायरेक्शन में क्या बता के रखा है, रूल्स बता के रखे हैं, रेगुलेशंस बता के रखे हैं जो आरबीआई ने फ्रेम कर रखे हैं फॉर वेरियस एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग बैंकिंग इश्यूज भी और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन भी। ये पूरा पैराग्राफ जनरल बात कर रहा है। इन जनरल बात में कंक्लूजन क्या है, आरबीआई ने एक मास्टर डायरेक्शन दे रखा है, कोई भी सेटअप करेगा मास्टर डायरेक्शन को ध्यान में रखकर। ठीक, आ जाइए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर दी प्रोहिबिटेड। व्हाट डू मीन बाय प्रोहिबिशन, टोटल ना है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट टोटल ना बोल रखा है अनलेस अकॉर्डिंग विद दी फेमा एक्ट। वैसे तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। एक इंडियन बंदा है इंडिया के बाहर पैसे नहीं लगाएगा,
प्रोहिबिटेड, लेकिन फेमा के अकॉर्डिंग कर सकता है, मतलब फेमा में रूल्स रेगुलेशन दे रखे। दो रूट है, दो रास्ते, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है अप्रूवल रूट। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट किसी से मत पूछो। अगर आप उस ऑटोमेटिक, एक्चुअली ऑटोमेटिक रूट में पूरी लिस्ट दे रखी है, इस लिस्ट में अगर आप आ रहे हो तो किसी से मत पूछो, सीधे से वो काम कर सकते हो। अप्रूवल रूट, इस लिस्ट में आप नहीं आ रहे हो लेकिन आप इंटरेस्टेड हो बाहर इन्वेस्ट करने में, बाहर पैसा डालने में, तो इन्होंने बोल दिया कि भाई पूछ लो। पूछने वाली अथॉरिटी कौन होती है बच्चा? आरबीआई भी होती है और सीजी भी होती है, डिपेंड करता है आप कौन सा काम करो, डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, फिर क्या लिखा है बच्चा? फेमा एक्ट में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग फिर क्या लिखा है? ओआई। ओआई मतलब क्या? ये लोग बहुत शॉर्टकट यूज करेंगे, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओआई रेगुलेशन। वापस, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। ये पूरा चैप्टर ओवरसीज को बताएगा। दो चीजें पढ़ी, एफडीआई और ओडीआई। एफडीआई मतलब बाहर का बंदा इंडिया में लगा रहा है, ओडीआई मतलब हम बाहर लगा रहे। चैप्टर किसमें? ओडीआई में। ठीक है, चलो, इन्होंने बोला ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, लेकिन अगर फेमा एक्ट को फॉलो करोगे तो अलाउड है, या फिर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स या फिर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन फॉलो करोगे तो अलाउड है। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मेड इन अकॉर्डिंग विद, ये क्या लिखा है? इट्स वेल मतलब पुराना। ओल्ड ओडीआई रेगुलेशन थे, पहले जो रेगुलेशन थे उनके नाम अलग थे, वो ओडीआई रेगुलेशंस। आज की डेट में उसे ओआई बोला जाता है। ओडीआई को क्या बोला जाता है? ओआई। ओडीआई का फुल फॉर्म क्या है? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओआई का मतलब क्या है? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। पहले पुराने रेगुलेशन ओडीआई के नाम से बोले जाते थे। विल बी डीम्ड टू बी मेड, अगर आपने ओडीआई फॉलो कर रखा है, पुराने रूल रेगुलेशन, तो मान लिया जाएगा आपने क्या फॉलो कर रखा है? ओआई के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये बॉक्स इंपॉर्टेंट, ये बॉक्स क्या बोलता है? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, लेकिन फेमा एक्ट फॉलो किया तो अलाउड है, ओआई के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया तो अलाउड है। पुराना भी किया है तो मान लिया जाएगा आपने नया वाला ही ओआई रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया है। क्लैरिटी है? बढ़ेंगे। अब यहां से चालू होता है फेमा। ठीक है, वापस अभी तक जितनी भी बातें पढ़ी सब जनरल। जनरल बातें क्या बोलती है? 1991 से पहले दिक्कतें थी, रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। अब एलपीजी आ गया, रूल्स रेगुलेशन थोड़े से लिबरल हो गए, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया। इन्होंने बोला एक एफडीआई होता है, एक ओडीआई होता है, लेकिन जब आप बाहर सेटअप करने जाओगे, इंडिया के बाहर सेटअप करने जाओगे, तो एक अथॉरिटी से मिलना पड़ता है और कुछ लॉस को ध्यान में रखना पड़ता है। अथॉरिटी कौन सी है? आरबीआई। लॉ क्या है? फेमा। आरबीआई के बारे में पता चल गया, उसने अपना मास्टर डायरेक्शन दे रखा है, जो दे रखा है फॉलो करो। ठीक है, अब फेमा क्या बोलता है, आ जाओ। फेमा का सेक्शन 6 है, फेमा एक्ट का, ये प्रोवाइड करता है पावर। किसको पावर देती है? आरबीआई को। आरबीआई को पावर देती है कि भैया तुम स्पेसिफाई करो, और किससे डिस्कस करो, किससे कंसल्ट करो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। क्लास ऑफ परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। एक्चुअली में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी होते हैं। देखो, तुम लोग का सेकंड ग्रुप में एक सब्जेक्ट होता है, दैट वाज ईबीसीएल, उसमें फेमा बहुत डिटेल में पढ़ते हो। यहाँ इतनी डिटेलिंग नहीं है, यहाँ बस शॉर्ट शॉर्ट में बता के रखा है। इन्होंने ये बोला कि कोई भी कैपिटल अकाउंट वाले ट्रांजैक्शन करोगे तो उसके लिए आपको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? आरबीआई। आरबीआई जैसा बोलेगा वैसा वैसा करना। ये कौन सा एक्ट बोलता है? फेमा एक्ट बोलता है। ठीक है, इन्होंने बोला क्योंकि ये पावर किसको मिल रखी है, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा आरबीआई को, तो आरबीआई ने इस पावर को यूज किया और कंबाइन कर दिया। ठीक है, पुराना फेमा कुछ और था, उसके रेगुलेशन, ओडीआई के रेगुलेशन कुछ और थे, इन सबको हटा के नए रेगुलेशंस आ गए। नए रेगुलेशन क्या आ गए? ओआई के रूल्स एंड रेगुलेशन। पुराना क्या था? ओडीआई। तो ये किसने किया है? आरबीआई ने किया है। आरबीआई ने सारे रेगुलेशंस को मिक्स कर कर एक नए रूल्स रेगुलेशन बनाए, और जब न्यू रेगुलेशंस उन्होंने बनाए तो उसने कुछ चेंजेस किए। आरबीआई ने क्या क्या चेंजेस किए समझो। चेंजेस ब्रॉट अबाउट थ्रू अ न्यू रूल्स रेगुलेशन इज समराइज बिलो। जो छोटे इन्होंने कहा, जो ओडीआई रूल्स रेगुलेशन जो पुराने फेमा के थे उन सबको न्यू लेकर आया है, आरबीआई लेकर आया, और आरबीआई के सम अप अब हम कर रहे हैं यहाँ पे, शॉर्ट में बता रहे कि वो उसने क्या मेजॉरिटी चेंजेस लाए हैं। पूरी डिटेलिंग नहीं है, बस शॉर्ट में। यहाँ तक चीज क्लियर है? वापस पहले आरबीआई पढ़ा, मास्टर डायरेक्शन, अब क्या पढ़ रहे हैं? फेमा। फेमा पावर देता है आरबीआई को। क्या पावर देता है? तुम डिसाइड करोगे, तुम्हारे पास पूरी पावर है कि क्या कैसे ट्रांजैक्शन होने चाहिए। उसने इस पावर का यूज किया है, समय समय पर, टाइम टाइम पर वो इसे अपडेट चेंज करता रहता है। उसने अभी क्या चेंजेस कर रखे, उसका समराइजेशन है, पढ़े। आ जाओ, पहले क्या बोल रखा है? एनहेंस क्लैरिटी। किस चीज की क्लैरिटी? वेरियस डेफिनेशन। ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन थी जिसमें स्टिल लोगों को डाउट था, उसको और क्लैरिटी के साथ उसने एक्सप्लेन किया है। ये आरबीआई ने किया है। दूसरा आरबीआई ने क्या किया है? इंट्रोडक्शन किया है, किसका? स्ट्रेटेजिक सेक्टर। यहां भी हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक सेक्टर। ठीक है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर एक न्यू कॉन्सेप्ट वो लेकर आया। अब ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर है क्या? ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर, आ जाओ, स्ट्रेटेजिक सेक्टर
में आता कौन कौन है? इन्होंने बोला एनर्जी वाले आते, नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर आते। नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर से मतलब क्या है? ऑयल आ गया, गैस आ गया, कोल, मिनरल्स, ओर्स, सबमरीन, केबल सिस्टम, स्टार्टअप्स एंड एनी अदर सेक्टर या सब सेक्टर डीम फिट बाय दी सीजी। अब मुझे बताओ ये पूरा यहां तक का पैराग्राफ क्या बोला? ये नेचुरल रिसोर्सेज वाले सेक्टर्स आ गए। इन सारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अगर किया है तो इन सारे सेक्टर्स को हम एक साथ क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेजिक सेक्टर। इन्होंने कहा भाई इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या इंट्रोड्यूस हुआ है? स्ट्रेटेजिक सेक्टर इंट्रोड्यूस किया है, ये नई चीजें लेके आया है आरबीआई। नेक्स्ट क्या लिखा है? डिस्पेंस मतलब क्या होता है? छूट देना, छूट देना, एग्जाम्प्ट करना। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अप्रूवल, इन केस में आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। किस में लेने की जरूरत नहीं है? डिफर्ड पेमेंट होता क्या है? पोस्टपोन होती है, पोस्टपोन वाली पेमेंट्स। इन्होंने कहा पहले क्या होता था, कोई भी पेमेंट्स कुछ भी पोस्टपोन होती थी जो कंसिडरेशन बाद में देना पड़ता था, उसके लिए पहले क्या लेना पड़ता था? अप्रूवल। अब अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। देखो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आरबीआई ने क्या चेंजेस किए, न्यू चेंजेस क्या किए? तो पहला चेंज क्या है? बहुत सारी डेफिनेशन में क्लैरिटी दी है। दूसरा क्या है? स्ट्रेटेजी सेक्टर इंट्रोड्यूस किया। फिर क्या लिखा है? अप्रूवल में छूट दी है। पहले जो ये ए बी सी डी, इन चार चीजों में पहले अप्रूवल लेनी पड़ती थी, अब अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। पहला किसमें? डिफर्ड पेमेंट में लेनी पड़ती थी। दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट डिफरेंस समझो। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब वापस ले लेना, बेच देना। मैंने आईटेक्स में पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट। आईटेक्स अच्छे से नहीं चला पा रही, बेच दो, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करने वाला कौन है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, एक इंडियन। हम पढ़ क्या रहे? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, इंडियन बंदा ही पैसा लगा रहा है इंडिया के बाहर, या तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है या तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है। लेकिन जो वो पर्सन था जो इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा था, उसकी क्या चल रही थी बच्चा? इन्वेस्टिगेशन, मतलब उससे कोई केस चल रहा था बाय द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या फिर रेगुलेटरी बॉडी। इन शॉर्ट, मैं एक रेसिडेंट हूं, मुझ पे चल रहा है कोई केस। अगर मुझ पे कोई केस चल रहा है तो मैं अगर इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट करती हूँ तो उससे पहले मुझे क्या लेना पड़ता था? अप्रूवल। अब लेने की जरूरत नहीं है। ये आरबीआई ने चेंजेस किए। ये पुराने में था, पहले आपको पूछना पड़ेगा क्योंकि आप पे केस चल रहा है, तो कोई भी खरीदने बेचने से पहले पूछो, अब पूछने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इशू किया है। कॉर्पोरेट गारंटी क्या होता है बताओ? गारंटी देते थे। ठीक है, चलो ये कह रहे अगर आपने क्या दिया? कॉर्पोरेट गारंटी दी टू, या तो दिया या तो ऑन बिहाफ ऑफ, ये क्या लिखा है? सेकेंड सब्सिक्वेंट लेवल ऑफ स्टेप डाउन सब्सिडी। समझते हैं? दो लेयर्स, आओ समझो पहले। एक इंडियन कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक इंडियन कंपनी है क्या है? एक्स लिमिटेड। इसे मैं होल्डिंग कंपनी बोल सकती हूँ। इसकी सब्सिडी कौन है? वाई लिमिटेड। समझना, ओवरसीज डायरेक्ट सब्सिडी, आईटेक्स यहां है, एक्स लिमिटेड यहां है इंडिया में, और इसकी सब्सिडी कहां है? बाहर, इंडिया के बाहर। एक्स लिमिटेड, ठीक है, सॉरी वाई लिमिटेड क्या है? ओवरसीज डायरेक्ट सब्सिडी। हमने पैसा कहां लगाया? अपनी सब्सिडी में। ये सब्सिडी कहां है? इंडिया के बाहर। यहां तक चीज क्लियर है? फर्स्ट लेवल स्टेप डाउन, स्टेप डाउन मतलब एक स्टेप नीचे। इंडिया में तो दो ही लेयर अलाउड थे ना, इंडिया में दो ही लेयर अलाउड थे, इंडिया के बाहर तो कितने भी है ना। चलो पहला वाला हम बोलते हैं फर्स्ट लेवल स्टेप डाउन सब्सिडी। इसका ये फर्स्ट लेवल स्टेप डाउन बोलेंगे। एक्स क्या है? होल्डिंग। वाई क्या है? सब्सिडी। और बच्चा वाई वाई क्या है? फर्स्ट लेवल स्टेप डाउन ऑफ दी सब्सिडी। क्यों बोला इसे फर्स्ट लेवल? ये सबसे पहली है जो एक स्टेप नीचे जा रही है सब्सिडी के। क्या ये बात समझ में आई? क्या इसको मैं सेकंड बोल सकती हूँ या सब्सिक्वेंट बोल सकती हूँ? लेवल स्टेप डाउन सब्सिडी बोल सकती हूँ, बोल सकती हूँ। पहले है होल्डिंग, दूसरी है सब्सिडी। उसकी सब्सिडी को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट लेवल स्टेप डाउन। उसकी सब्सिडी को हम क्या बोलेंगे? सेकंड लेवल। सेकंड भी बोल सकते हो और सब्सिक्वेंट भी, दोनों का मतलब एक ही है। सेकंड बोलो या फिर सब्सिक्वेंट सब्सिडी, क्या बोलो? सेकंड लेवल स्टेप डाउन सब्सिडी। अब एक बार रीड करो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉर्पोरेट गारंटी दी जा रही है, या तो इन्हें दी जा रही है या फिर इनके बिहाफ में दी जा रही है। किसके बिहाफ में? फर्स्ट बोला है कि सेकंड बोला है? सेकंड और सब्सिक्वेंट दो अलग अलग चीज समझा रहे, उसी को बोलते हैं सेकंड और सब्सिक्वेंट लेवल स्टेप डाउन सब्सिडी। ठीक है, बोलने में इतना रुक जा रही हूं। ठीक है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल समझ में आ गया। चल क्या रहे? आरबीआई के पास पावर है, किस चीज की पावर है?
रूल्स रेगुलेशन बनाने की पूरी पावर दे रखी है किसको? फेमा ने दे रखी है आरबीआई को। आरबीआई ने इस पावर को यूज किया है और बहुत सारे चेंजेस किए। पहला चेंज क्या किया है? डेफिनेशन में क्लैरिटी दी। दूसरा, स्ट्रेटेजिक सेक्टर न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए। तीसरा, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, छूट दी है। किस किस में? डिफर्ड पेमेंट में। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बाय उस बंदे पे जिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तीसरा, कॉर्पोरेट गारंटी दी जा रही है या फिर इनके बिहाफ में दी जा रही है। ठीक है, राइट ऑफ कर रहे हैं क्या? डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या? बेचना। इसको राइट ऑफ करो। तो राइट ऑफ जब आप करते थे डिसइन्वेस्टमेंट करने से पहले पूछना पड़ता था, पूछने की जरूरत नहीं है, बिना पूछे फटाफट ये काम कर सकते हो। नेक्स्ट क्या लिखा है? इंट्रोड्यूस किया लेट सबमिशन फीस फॉर द रिपोर्टिंग डिलेज। ये नाम से ही काम समझो। पहले आपको क्या करना पड़ता था? टाइम पे सारे काम डिले होता था, तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए। उन्होंने कहा कि लेट से भी कर सकते हो लेकिन उसकी क्या लगेगी? फीस लगेगी, लेट सबमिशन फीस। तो ये नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करी, तो टोटल 4 चीज याद रहेगा। पहला, वेरियस डेफिनेशन में क्लैरिफिकेशन। दूसरा, स्ट्रेटेजिक सेक्टर नया कॉन्सेप्ट, कुछ सिचुएशंस में अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आखिरी वाला, लेट सबमिशन फीस इंट्रोड्यूस किए। तो 2 नई चीजें आई। वो 2 नई चीज क्या है? स्ट्रेटेजिक सेक्टर और लेट सबमिशन फीस। याद रहेगा पक्का? क्या बात समझा दूं? डिफर्ड पेमेंट, ये एक्चुअल में अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने ये सब, है ना? 11th में डिफर्ड पेमेंट कुछ नहीं होता। कुछ ऐसी पेमेंट्स होती है जिन्हें हम क्या करते हैं? पोस्टपोन करते हैं, अभी नहीं कर रहे। अभी मुझे कुछ पेमेंट देनी है तो अभी ना देकर कब देंगे? बाद में, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। मैंने कुछ खरीदा अभी, तुरंत में पैसा नहीं दिया, कब पैसा दूंगी? 1 महीने बाद। तो इन्हें टेक्निकली बस क्या बोलते हैं? डिफर्ड पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी डिफर्ड पेमेंट्स है तो पहले परमिशन लो कि भाई तुम अभी पैसे देखो होगा क्या। समझना, मैं यहां से बाहर पैसा लगा रही हूँ, ठीक है, बिजनेस कर रही हूँ, तो बदले में मुझे रिटर्न तुरंत मिलना चाहिए, बदले में मुझे पैसा तुरंत मिलना चाहिए। ये कह रहे अभी नहीं देंगे बाद में देंगे, तो भैया आरबीआई को भी टेंशन हो जाएगी ना, अरे बाद में दोगे, बाद में कब दोगे? दुकान में जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, अभी नहीं देंगे बाद में, पहचान का तो ठीक है ना। अब यहाँ कौन सी पहचान? तो रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं। तो उन्होंने बोला पहले अप्रूवल हो तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है? ओआई। ओआई मतलब ओवरसीज रूल्स एंड रेगुलेशन। पुराना क्या था? ओडीआई। इन्होंने बोला ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं बस टॉपिक टॉपिक बताएं। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में क्या दे रखी है? परमिशन दे रखी है, कंडीशंस दे रखी है, रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं। ओवर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? ओवर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाएगा? इनके रूल्स रेगुलेशन में उन्होंने बता के रखा है। परमिशन देने के क्राइटेरियाज, कंडीशन कुछ चीज फुलफिल करनी पड़ेगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस देने पड़ेंगे। प्राइस की गाइडलाइन भी दे रखी है, ट्रांसफर, लिक्विडेशन, रिस्ट्रक्चरिंग कुछ बताया नहीं है, बस टॉपिक टॉपिक बता दिए कि रूल्स रेगुलेशन में इस रिलेटेड टॉपिक के रूल्स रेगुलेशंस है। इन्होंने बोला ओआई जो है रेगुलेशन अदर हैंड प्रोवाइड करता है ऑपरेटिव पार्ट। देखो यहां इन्होंने पूरा दे रखा है। सेग्रीगेशन मतलब क्या? सेग्रीगेशन मतलब एग्रीगेट, मतलब सेग्रीगेट करना, मतलब चलो, एक है आपका ओआई रूल्स और दूसरा क्या है? ओआई रेगुलेशन। इन्होंने कहा भाई सेग्रीगेट कर रखा है रेगुलेटरी और ऑपरेशनल पार्ट। ठीक है, इन्होंने बोला है एक तरफ हम आपको बता रहे ओआई के रूल्स और एक तरफ बता रहे ओआई के रेगुलेशन। ओआई के रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं और इसके जो रेगुलेशन है ये आपको ऑपरेटिव पार्ट। ऑपरेशन मतलब क्या होता है? वो जो डॉक्टर चीरफाड़ करता है वो होता है बेस फील्ड वर्क। एक तरीके से फील्ड वर्क मतलब कि ऑपरेट करवाना, एग्जैक्ट जो एग्जीक्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो वो उस लेवल की बात करें। आ जाइए डिटेल में, नीचे पढ़ेंगे, ऊपर बस हेडिंग हेडिंग दे रखे। हाँ बेटा ठीक है, वो आगे चल के कवर हो जाती है, देख लेना। अभी तक कुछ भी नहीं आया ये, अभी तक कुछ नहीं आया, तुम लोग ये कह रहे हो? 2 मिनट सुन लो मेरी बात नालायक। ओडीआई न्यू सिलेबस में ओवरसीज दे रखा है, ओआई दे रखा है, और पुराने सिलेबस में क्या दे रखा है? ओडीआई। लेकिन आगे चल के पॉइंट सेम आ रहे हैं, मत टेंशन लो। ठीक है, अभी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है। आओ, इन्होंने क्या बोल दिया है? ओडीआई रेगुलेशन क्या था? पुराना था। ओडीआई रेगुलेशन क्या था? पुराना। बच्चा पढ़ ही लो, पूछो क्यों? इंस्टीट्यूट देता है अपनी एक सप्लीमेंट्स, तो ओडीआई को बदल के वो आगे ओआई दे ही देगा।
उस सप्लीमेंट्स में मैं वैसे ही पढ़ाने वाली हूँ, अभी पढ़ लो ना, सुन लो अच्छे से, बस बता रही हूँ, ठीक है। चलो, ये क्या बोल रहा है, डेट दे दी है, आपकी मॉड्यूल क्या है, पुरानी है ना। इन्होंने बोल दिया भाई ये काम कब तक करे थे, टिल अगस्त 2022, तो 22 तक कर रहे थे, तो आप कायदे से आपको आपकी बुक में क्या आ जाने चाहिए। अब लोग बार बार तो चेंज करता नहीं है इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो प्लीज ये आपको सप्लीमेंट्री दे दी जाएगी और बोल दिया जाएगा ये पूरा चैप्टर चेंज हो गया, ये पढ़ो, तो इससे अच्छा अभी ही पढ़ लो, ठीक है। चलो, अभी 2023 चल रहा है, ओआई ही लगेगा, हर हर एटम में सप्लीमेंट्री मिलती है, याद रखना, ऐसा होता ही होता है, सबको मिलेगी, तुमको भी मिलेगी। स्टिल उनको ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस आए हैं जो तुम्हें पढ़ने चाहिए, चेंजेस तो हर दिन आ रहे हैं ना, आते ही हैं, आते ही हैं। बच्चा बच्चा तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन उनके बारे में सोचो जो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उनको डेली अमेंडमेंट्स आते हैं। इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि भाई उनको तो डेली आ रहे हैं, तुमको हम डेली वाला नहीं कहेंगे कि भाई तुम लोग का अभी 20 तारीख को पेपर है, 21 तारीख को पेपर है, 20 तारीख को अमेंडमेंट है, क्या वो करना है, नहीं, तुम लोग के लिए रोक दिया जाता है। तो कुछ एक लिमिट तक के अमेंडमेंट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, तो चाहे न्यू सिलेबस हो चाहे ओल्ड सिलेबस हो, अमेंडमेंट आते हैं, ठीक है। अभी कुछ टाइम पे अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्टिंग में आ जाएंगे अमेंडमेंट्स, पढ़ेंगे अपन वो भी, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी होती है, बुक बराबर नहीं आएगी, मत टेंशन। चलो वापस आओ, चलिए उन्होंने क्या बोल दिया है, ओआई रूल्स में क्या है बच्चा, दो चीजें हैं कवर, पहली चीज क्या है, फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा क्या बोल रखा है, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दो चीजें जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहली चीज क्या बोल दी, फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरी चीज क्या है बच्चा, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, दो चीजें पढ़ने वाले। पहला क्या, फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा क्या, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आ जाओ, फाइनेंशियल कमिटमेंट अच्छे से पढ़े, क्या बोलता है, जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, वापस से कह रही हूँ, ओडीआई बोलो या ओआई बोलो, दोनों में हो क्या रहा है, एक इंडियन बंदा है इंडिया के बाहर पैसा लगा रहा है, यही हो रहा है। चलिए, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो पर्सन रेसिडेंट का है बच्चा, इन इंडिया, ठीक है। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ ओडीआई, चाहे आप ओडीआई कर रहे हो, ठीक है, या बाय वे ऑफ किस तरीके से जा रहे हो, डेट, आप वहां पर इक्विटी खरीद रहे हो, डेट खरीद रहे हो, जो भी आप खरीद रहे हो, ठीक है। इन्होंने क्या बोल दिया, अदर देन, क्यों बोल दिया अदर देन, क्योंकि ये दूसरा वाला पोर्शन है ना। इन्होंने बोला हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट, ठीक है, दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अभी जब हम फाइनेंशियल कमिटमेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो साइड कर देंगे ना बच्चा। इन्होंने बोल दिया एग्रीगेट आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा उसमें एग्रीगेट में दोनों चीजें देखी जाएंगी, जो भी आप इन्वेस्टमेंट ओडीआई के थ्रू कर रहे हो उसमें हमारा पर्पस है डेट से, उसमें हमारा पर्पस किससे बच्चा, डेट से। अब समझना डेट, फाइनेंशियल कमिटमेंट है, वर्ड से काम समझो, हम फाइनेंशियली कमिट कर रहे हैं कि हम आपको क्या देंगे, पैसा देंगे, लोन देंगे, डेट देंगे, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब क्या, एडवांस लोन एंड एडवांस देने की बात हो रही है, बोरिंग देने की बात हो रही है, ठीक है। इसमें उन्होंने बोल दिया ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कवर नहीं होगा। चलिए, इट इज अ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज, फैसिलिटेड एक्सटेंडेड बाय, हम ये पूरी फैसिलिटीज किसको दे रहे हैं, बाहर के लोगों को। पढ़ क्या रहे हैं, ओडीआई ओआई, ओडीआई ओआई क्या बोलता है, एक इंडियन बंदा इंडिया के बाहर पैसे दे रहा है, ये पैसे किस फॉर्म में दे रहा है, लोन के फॉर्म में दे रहा है, फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहा है, यहां तक चीज क्लियर है। अब जब ये फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहा है तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया, एक इंडियन एंटिटी में क्या कर सकते हैं बच्चा, दे सकती है उधारी, इन्वेस्ट कर सकते हैं एनी डेट इंस्ट्रूमेंट। पूरा पर्पस फाइनेंशियल कमिटमेंट से किससे है बच्चा, डेट से है, इश्यूड बाय दी फॉरेन एंटिटी। हुआ क्या, एक फॉरेन कंपनी ने क्या किया है, डिबेंचर इशू किया है, तो एक इंडियन बंदे ने क्या किया है, उस डिबेंचर को खरीदा है। बात समझ में आई। चलिए, एक्सटेंड नॉन फंड बेस्ड कमिटमेंट भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ओवरसीज, क्या लिखा है, स्टेप डाउन सब्सिडी। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप डाउन सब्सिडी, सब्सिडी की भी सब्सिडी। अब उसने यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड लेवल बोला क्या, नहीं, तो ये दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा सच इंडियन एंटिटी, इंडियन एंटिटी की सब्सिडी है ना, होल्डिंग कंपनी कहाँ की थी, इंडिया की, उसकी सब्सिडी कहाँ थी बच्चा, बाहर, उसकी पहली सब्सिडी और उसकी दूसरी सब्सिडी सब बाहर की है। इन्होंने कहा हम स्टेप डाउन सब्सिडी की बात करें जो हमारी इंडियन कंपनी की है, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन, ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तो फिर अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। पहली कंडीशन, इंडियन एंटिटी क्या होनी चाहिए, एलिजिबल होनी चाहिए ओडीआई के लिए। अब इंडियन कंपनी कब एलिजिबल होगी, अभी आगे चल के हम एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे, ये ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों में कवर है। क्या एलिजिबिलिटी है, एक इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट तब कर पाएगी जब वो एक कंपनी होगी, या तो वो एक
बॉडी कॉर्पोरेट होगी, या फिर वो एक एलएलपी होगी, या तो वो एक पार्टनरशिप है। तो इन शॉर्ट एलिजिबिलिटी समझ में आ गई। इन्होंने कहा कि तब हम अलाउ करेंगे ना जब क्या होगी बच्चा, इंडियन एंटिटी क्या होगी बच्चा, एलिजिबल टू मेक ओडीआई। दूसरा, इंडियन एंटिटी ओडीआई इन दी फॉरेन एंट्री, पहले तो एलिजिबल होनी चाहिए। दूसरा क्या, इंडिया के बाहर पैसा लगाएगी। दूसरा, इंडियन एंटिटी एक्वायर्ड कंट्रोल इन दी फॉरेन एंटिटी ऑन एंड बिफोर द डेट ऑफ मेकिंग सच फाइनेंशियल कमिटमेंट। क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल कमिटमेंट करने से क्या लिखा है, ऑन एंड बिफोर, उसी दिन या फिर उससे पहले इंडियन कंपनी क्या कर रही है, हैज एक्वायर्ड, कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल कर रही है मतलब कि हमने क्या किया, बाहर कंट्रोल करे, कोई एक बिजनेस हम खरीद रहे, कंट्रोल करे, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट दे रहे। हो क्या रहा है समझना, हम इंडिया के बाहर सेटअप लगा रहे, तुम्हारी ये रिलायंस कंपनी, तुम रिलायंस कंपनी में आ जाते हो सीएस, रिलायंस कंपनी कह रही है इंडिया के बाहर मुझे सेटअप लगाना है, मेरी खुद की सब्सिडी लगानी है, तो वो आप ही की सब्सिडी है, उन्हें आप कमिट कर रहे हो, क्या कमिट कर रहे हो कि हम आपको क्या देंगे, फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहे हैं, हम आपको फाइनेंस देंगे, किसी भी टाइप की जरूरत होगी हम आपको देंगे। तब ये दे सकती है जब एलिजिबिलिटी में आ जाए, तब कोई फॉरेन एंटिटी हो रही है वो, और फिर क्या बोलती है बच्चा, उसमें आपका क्या है, कंट्रोल है, तब जाके आप फाइनेंशियल कमिटमेंट दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। क्लियर है। अपनी एंटिटी सेटअप करने जा रहे हो ना बाहर, तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वापस एक फॉरेन कंपनी यहां पर सेटअप लगा रही है, एफडीआई, हम क्या कर रहे हैं, बाहर सेटअप कर रहे। तुम बीइंग सीएस अपने डायरेक्टर को क्या सजेशन दे रहे हो, सेटअप करने के लिए, ठीक है। अब सेटअप करने के लिए आपको क्या करना है, पहले एलिजिबिलिटी देखनी है, या तो वो कंपनी होगी, या तो वो क्या होगी, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, ये बाहर सेटअप कर सकते हैं। लेकिन बाहर सेटअप करने के लिए उन्होंने क्या बोला, पहले एलिजिबल, दूसरा एक फॉरेन एंटिटी में भी, फॉरेन एंटिटी हो जाएगी ना वो, एक वहां के हिसाब से वहां होगी ना, एक यहाँ कुछ भी इनकॉर्पोरेटेड है। देखो फॉरेन कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है बताओ, बिजनेस यहां पर हो, ठीक है। अब यहां पर, यहां से भी उधर कोई जा रहा है, तो वो क्या कर रही है, प्लेस ऑफ बिजनेस वहां पे रख रही है, तो कह रहे भैया वहां की जो फॉरेन एंटिटीज हैं उसमें आप पैसा लगाने जा रहे हो, और प्लस उसमें आपका क्या है, कंट्रोल है, तो आप कमिटमेंट दे सकते हो, अदरवाइज आप कमिटमेंट नहीं देंगे। क्लियर है। चलो, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट उन्होंने बताया, दोनों चीज का मिक्स बता दिया। अगर मैं बोलूंगी ओआई, ओआई में दोनों आता है, ओआई के तो पार्ट पढ़ रहे हैं ना, पहला क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा क्या पढ़ रहे हैं, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन्होंने कहा कि भैया दो रूट है, एक होता है ऑटोमेटिक, दूसरा होता है अप्रूवल। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट हैं, दो पार्ट में आता है, फाइनेंशियल कमिटमेंट दो, या फिर पोर्टफोलियो में पैसा लगाओ। फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब क्या, फाइनेंशियली हेल्प देना, आ जाओ यहां दे रखा शॉर्ट में, फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब फाइनेंशियली हेल्प देना, इन्वेस्ट किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट बाय PRII, मैंने यहां लिख दिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, PRII लिख दे तो कितना डिफिकल्ट लग रहा है ना, इंडियन पर्सन क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, बाय दी ओडीआई, ओडीआई मतलब क्या, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, EF किसमें, फॉरेन एंटिटी में, ठीक है। चलिए, इन्होंने बोल दिया यहां का बंदा बाहर इन्वेस्ट कर रहा है, इसके अंदर क्या जाता है, कैसा इन्वेस्ट कर रहा है, डेट, उधारी दे रहा है, ये कह रहा है अदर देन ओपीआई, ओपीआई मतलब क्या, इसको अलग करके डेट, या तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपनी कमिटमेंट कर रहे हो कि भैया हम आपको पैसे दे देंगे, या तो आप क्या दे रहे हो बच्चा, उधारी दे रहे हो, ये सब कवर होता है फाइनेंशियल कमिटमेंट में। ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, पहले यहीं पढ़ लो, ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट फॉरेन सिक्योरिटीज को छोड़कर, ठीक है। अब फॉरेन सिक्योरिटीज की एक पूरी डेफिनेशन दे रखी है, सच बताऊं तो आपके इसमें इतनी डिटेलिंग नहीं दी है, डिटेलिंग आप कहां पढ़ते हो, एक तरीके से फेमा, लेकिन फेमा में भी बहुत ज्यादा डिटेलिंग दे रखी है, हर चीज का तुम्हें ओवरव्यू दे रखा है। जितने आपके अदर सब्जेक्ट है, जितने आपके अदर सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट में क्या आता है बच्चा, जिगल और ईबी सेल, जिगल ईबी सेल, हर चैप्टर अपने आप में एक एक्ट है, और ये एक्ट आपको बस क्या देता है, ओवरव्यू देता है, किसी चीज की भी डिटेल स्टडी आपने की नहीं है। अब इन्होंने बोल दिया कि हम कुछ फॉरेन सिक्योरिटीज की लिस्ट बता रहे हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है पहले तो ये बताओ, एक ग्रुप होता है, एक बंच होता है, अलग अलग सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हो, आप पैसा लगा रहे हो ओवरसीज, आपका जो पोर्टफोलियो वो इंडिया का नहीं है, इंडिया के बाहर की कंपनीज का है। क्लियर है। तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट, अभी ब्रैकेट वाली चीज को स्किप करें, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बट नॉट इन एनी अनलिस्टेड कंपनी, आपका इन्वेस्टमेंट है जो पोर्टफोलियो का, वो पूरा का पूरा कंप्लीट किसका होगा, लिस्टेड कंपनी का, ठीक है, लिस्टेड कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट का, और एनी अदर सिक्योरिटी जो इशू कर रखा है बाय PRII, मतलब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु इज नॉट इन
जो आईएफएससी में ना हो। क्या होता है आईएफएससी? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। बार बार पढ़ते हैं, तो ये प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी तो जो फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विस देती है। ये कह रहे हैं ये पीआर आया है वो नहीं होना चाहिए जो आईएफएससी में। तो इन शॉर्ट आपका इन्वेस्टमेंट लिस्टेड कंपनी में होना चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए जो फॉरेन सिक्योरिटी की ओडीआई की जो लिस्ट दे रखी है उससे बाहर होना चाहिए। उसके अलावा जो भी बचता है, एक्चुअली में एक लिस्ट दे रखी है, उसके अलावा आपका पोर्टफोलियो बस उन्हीं इन्वेस्टमेंट का होगा जो हमने बता के रखा है। वापस ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कितने पार्ट्स? पहला पार्ट। दूसरा फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या बोलता है? पीआरआई इन्वेस्टमेंट कर रहा है ओडीआई में, फॉरेन एंटिटी में, या फिर वो क्या दे रहा है? डेट, जिसमें हम इंक्लूड नहीं कर रहे ओपीआई को। ओपीआई अपने आप में पोर्टफोलियो एक अलग से टॉपिक है। इसमें उन्होंने बोला कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे हमारे बताई हुई चीजों में। वो कौन सी नहीं होनी चाहिए? अनलिस्टेड की डेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेट तो यहां कवर हो जा रहा है, और वो पीआरआई के द्वारा इश्यू किया गया है, तो वो कौन सा नहीं होना चाहिए? आईएफएससी वाला नहीं। तो ये पूरी नेगेटिव पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके अलावा इन्होंने कहीं कुछ बताया ही नहीं है। ठीक है, एलिजिबिलिटी समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट हेडिंग बताओ। हाँ बेटा, हाँ इन्होंने क्या बोल रखा है? देखो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी बस इतनी है, एलिजिबिलिटी बस इतनी ही है। क्या बोलता है? कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इन्होंने बोलते हैं एक्सटेंड कॉन्सेप्ट। अगर मैं कॉन्सेप्ट को और इंक्रीज करें तो इन्होंने ज्वाइंट वेंचर, होल्ली ओन सब्सिडी। ज्वाइंट वेंचर समझते हैं क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर दो लोग मिलकर आपस में फॉरेन कोलैबोरेशन में डिटेल में पढ़ा। इनकी क्या है? होली ओन सब्सिडी, मतलब 100%। ठीक है, इन्होंने बोला ये भी सब्स्टिट्यूट किया गया है अंडर न्यू रेजिमेंट। कुछ नहीं, न्यू रूल्स रेगुलेशन में ये इसको भी इंसर्ट किया गया है, बस वो ये बता रहे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चले अब यहां जाओ, इंपॉर्टेंट पोर्शन, नॉन एप्लीकेबिलिटी। क्या बोलता है नॉन एप्लीकेबिलिटी? अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं। देखो पूरा चैप्टर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को लेकर है। ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एप्लीकेबल नहीं है। पहला पॉइंट खुद से पढ़ोगे, किसमें? आईएफएससी में। क्यों? क्योंकि इनके खुद के रूल्स रेगुलेशन बना के रखे। ओआई जो रूल्स है, प्रिस्क्राइब द कंडीशन इन्वेस्टमेंट दिस, एक शेड्यूल 5 है ओआई के रूल्स में, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग इनके रूल्स रेगुलेशन चलेंगे। तो यहां जितनी भी अभी हम बातें कर रहे हैं ये इन पे एप्लीकेबल नहीं है, ये अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये सॉरी आईएफएससी, आईएफएससी पे ये वाली बातें जो ओवरसी, आईएफएससी पे क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये पूरे के पूरे इंटरनेशनल फाइनेंस दे रहा है। अब ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में डेट की भी बात करें हम, उधारी, ये भी तो उधारी देने का काम कर रहा है। ये कह रहे हैं नॉर्मल लोगों पे ये लगेंगे, आईएफएससी पे लगने वाले नहीं है, क्योंकि आईएफएससी के लिए तो अलग से हमने शेड्यूल बना के रखा है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्लियर है? दूसरा क्या लिखा है? एक्विजिशन और ट्रांसफर। एक्विजिशन मतलब खरीदना, ट्रांसफर मतलब बेचना, मतलब खरीदना बेचना बोल सकती हूँ। आप खरीदना बेचना कर रहे हो ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये खरीदना बेचना कहाँ हो रहा है? आउटसाइड इंडिया। लेकिन ये पैसे कहां से लेकर आ रहे हो? कुछ भी खरीद रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, इंडिया के बाहर। खरीदना बेचना जो भी कर रहे हो, उसमें जो पैसा यूज कर रहे हो वो किससे कर रहे हो? एक अकाउंट होता है, एक अकाउंट होता है जो मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये क्या लिखा है? रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। जो भी बच्चा इंटरनेशनल बिजनेस करता है तो उसे ये अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा सेविंग अकाउंट है ना, ठीक है, बैंक में सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट अलग होता है, क्या डिफरेंस होता है इसमें बताओ? बिजनेस से रिलेटेड होता है। ऐसे ही अगर आप इंटरनेशनल बिजनेसेस कर रहे हो तो उसके लिए क्या होगा बच्चा? फॉरेन करेंसी अकाउंट। और क्योंकि आप रेसिडेंट हो, इंडिया में रेसिडेंट हो, तो आप क्या करोगे बच्चा? रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन करोगे। क्योंकि आपका लेना देना इतना बनता है, तो भाई एक अकाउंट खोलो ना जिसमें आपकी फॉरेन करेंसी आएगी, डॉलर, डॉलर उसमें दिखेगा। हमारे नॉर्मल अकाउंट में डॉलर नहीं दिखने वाला। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा यूट्यूब है, मोनेटाइज है, ठीक है, अब वहां से अगर हमें डॉलर आते हैं तो ऐसे ही किसी अकाउंट में नहीं आ सकते। हमें उन बैंक से, उन बैंक की ब्रांच से क्या लेनी पड़ती है बच्चा? परमिशन लेनी पड़ती है, ताकि वो जो डॉलर है, यूट्यूब चैनल जो डॉलर हमें दे रहा है वो हमारे अकाउंट में दे सके। तो बहुत रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ऐसे ही आसानी से किसी के अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं आ सकते। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई वो बिजनेसमैन जो ये पूरा काम कर रहा है, खरीदने बेचने का काम कर रहा है, आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसे एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब जब इसके पूरे रूल्स रेगुलेशन अकाउंट के अकॉर्डिंग हो रहे हैं तो उसे ओआई के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम लिस्ट पढ़ रहे हैं किस चीज की? ओआई के रूल्स रेगुलेशन इसमें एप्लीकेबल नहीं है। पहला किसमें? आईएफएससी में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका खुद का शेड्यूल बना है, रूल्स रेगुलेशन बता के रखे। दूसरा, जिसने क्या बना के रखा है अपना रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो उन पे भी लगेगा नहीं। तीसरा, खरीद बेच रहे हो, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, आउट ऑफ दी, अब ये पैसा कहां यूज कर रहे हो?
फॉरेन करेंसी रिसोर्स, आपका खुद का एक रिसोर्स है फॉरेन करेंसी का, ऊपर अकाउंट है, ये क्या है बच्चा, रिसोर्स है। हेल्ड आउटसाइड इंडिया, ये रिसोर्स इंडिया के बाहर ही है, मैं इंडिया में हूं, मैं कुछ खरीद बेच रही हूं, इसका जो पैसा यूज कर रही हूं वो मेरे एक जुगाड़ है, मेरा एक रिसोर्स है, वो रिसोर्स कहां है बच्चा, इंडिया के बाहर ही है। बाय अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन इंडिया, एक फॉरेनर है जो मेरे साथ काम करता है, मैंने उससे बोला भाई मुझे पैसे दे दे, उसने कहा हाँ मेरे घर वाले वहां रहते हैं, मेरे घर वाले कहाँ रहते हैं, इंडिया के बाहर, वो तुम्हें वहां से पैसे दिलवा देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? मैं इंडिया में हूं, कुछ खरीद बेच रहा हूं, ये खरीदने बेचने का जो पैसा है ये मैं कहां से यूज कर रहा हूं बच्चा, इंडिया के बाहर से ही, लेकिन वो इंडिया के बाहर से पैसा आ रहा है, लेकिन वो किसका पैसा है, जो इंडिया में ही काम करता है। बाय अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन इंडिया, वो इंडिया में आया है, कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए आया है, काम कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ, उसका काम कितना छोटा है कितना बड़ा है इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, उसकी कौन सी जॉब है, कौन सा असाइनमेंट है, कौन सा ड्यूरेशन, कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, बस हमारी कंडीशन ये है वो नहीं एक्सीड करना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग द ईयर 3 years। बात समझ में आई? वापस पढ़ क्या रहे, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, कुछ भी खरीद बेच रही हूँ, खरीद रही हूँ, मुझे डॉलर में पेमेंट करनी है, खरीद रही हूँ डॉलर में पेमेंट कर रही हूँ, लेकिन डॉलर में पेमेंट कैसे कर रही हूँ, मेरे साथ काम करता है एक बंदा, ठीक है, उसने कहा कि मैं तुझे डॉलर दे दूंगा मत टेंशन ले, लेकिन ये डॉलर मुझे इंडिया में दे रहा है कि इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर। अब इस पॉइंट को एक बार खुद से रीड करोगे, फटाफट रीड करो, थर्ड वाला पॉइंट देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान देंगे, खरीद रहे हो बेच रहे हो, एनी इन्वेस्टमेंट, कुछ भी खरीद रहे हो बेच रहे हो, एनी इन्वेस्टमेंट कहां, आउटसाइड इंडिया, जब ये खरीद बेच रहे हो तो पैसा मेड आउट ऑफ द फॉरेन करेंसी रिसोर्स, ये पैसा फॉरेन करेंसी रिसोर्स से आ रहा है, हेल्ड आउटसाइड इंडिया, जो ये पैसा आ रहा है वो किसके पास है बच्चा, इंडिया के बाहर ही है। बाय अ पर्सन, वो पर्सन का है, हु इज एम्प्लॉयड इन इंडिया, ये पैसा जिससे ले रहे हो, पैसा जहां ले रहे हो लेने वाली जगह तो बाहर ही है, लेकिन जिससे लिया जा रहा है वो कहाँ है, इंडिया में, इंडिया में क्या करता है, काम करता है, फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ, या फिर स्पेसिफिक जॉब, इस सबसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी जॉब 3 साल से ज्यादा की नहीं है, प्रोजेक्ट बेस इंडिया में आया है, हम उससे कुछ खरीद बेच रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को लेकर जो इंडिया के बाहर है, तो उसमें भी ओआई के रूल्स रेगुलेशन लगते नहीं है, क्यों, क्योंकि इंडिया का पैसा तो कुछ गया ही नहीं ना। क्या बात समझ में आ रही है? कुछ इंडिया का पैसा गया क्या, नहीं, बाहर ही सेटल हो गया ना सब कुछ, तो ओआई के रेगुलेशंस लगेंगे नहीं। नेक्स्ट, खरीद बेच रहे हो, एनी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया मेड आउट ऑफ रूल्स रेगुलेशन जो दे रखे हैं फेमा में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन दी फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड, या तो आप इंडिया के बाहर की फॉरेन सिक्योरिटीज खरीद रहे हो बाहर की कंपनी की, या तो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, लेकिन जब खरीद रहे हो तो आप कौन से रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो, फेमा। इन शॉर्ट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं है अगर आप किसी और रूल्स रेगुलेशन में कवर हो रहे हो। पहला क्या बोल रहा है, आईएफएससी आपके अलग से रूल्स बता के रखे हैं, इसमें आप कवर नहीं हो। दूसरा, अपने रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर रखा है, जब ये अकाउंट बनाते हो तो उसमें भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो आप कुछ और कवर कर रहे हो तो यहां जरूरत नहीं है। तीसरा, आप बाहरी पैसा यूज कर रहे हो, बाहरी सब कुछ हो जा रहा है, तब भी कोई जरूरत नहीं है। आखिरी वाला पॉइंट, सिक्योरिटीज प्रॉपर्टी खरीद रही हो लेकिन क्या फॉलो कर रहे हो, फेमा, तो ओआई फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो कब कब ओआई फॉलो नहीं करना है, पहला बस टॉपिक मेन बताते जाएंगे, अगर आपने आईएफएससी को नहीं करना है, दूसरा रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, तीसरा बाहरी पूरा सेटलमेंट हो जा रहा है, चौथा फेमा को फॉलो करो। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि भाई एड्सवेल मतलब पुराना, ओडीआई मास्टर डायरेक्शन प्रोवाइडेड जनरल परमिशन, खरीदना बेचना जो भी एक्विजिशन है सिक्योरिटी का बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इन्होंने क्या बोल दिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, अगर वो बोनस शेयर खरीद रहा है, एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उसके पास, किसकी, फॉरेन करेंसी शेयर्स, फॉरेन करेंसी शेयर्स हैं लेकिन उसके पास अलाउड है बोनस शेयर्स और राइट इश्यूज, इन्होंने कहा एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ रूल्स रेगुलेशन सेम, अगर किसी को बोनस शेयर्स दिए जा रहे, अगर किसी को राइट इश्यूज दिए जा रहे, रूल्स रेगुलेशन आप फॉलो करोगे ऐसे ही जैसे नॉर्मली होता है। ध्यान देना, हम बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर इन्वेस्टमेंट किया, हमें वहां से क्या मिल गया, बोनस, या फिर हमें वहां से क्या मिल गया है, राइट इशू। बोनस समझते हैं, राइट इशू समझते हैं, राइट इशू किसको दिए जाते हैं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। इन्होंने कहा कि आप ऑलरेडी क्या हो, फॉरेन करेंसी शेयर होल्ड करके रखी है मैंने,
मुझे अगर बोनस मिल रहा है या फिर मुझे क्या मिल रहा है, राइट इश्यूज। इन्होंने कहा कि जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो वैसे ही फॉलो होंगे जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। शेयर जब खरीदे थे तो रूल्स रेगुलेशन लगे थे, बोनस में भी लगेंगे, राइट इश्यूज में भी लगेंगे, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ये नॉन एप्लीकेबिलिटी थी, इसमें वाई लगेगा ही नहीं। और ये क्या है, दोनों में डिफरेंस, अलाउड नहीं है यहां पर, ये काम करना बिल्कुल भी आपका अलाउड नहीं है। आ जाओ, इंपॉर्टेंट, नो पर्सन, कोई भी पर्सन जो कि इंडियन रेसिडेंट है नहीं करेगा। फॉरेन एंटिटी, एक फॉरेन कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। जो फॉरेन कंपनी किसमें एंगेज है, रियल एस्टेट एक्टिविटी में, या फिर गैम्बलिंग में, या फिर कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील करिए जिसका लिंक है किससे, इंडियन रुपए, लेकिन स्टिल ये अलाउड है, अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई से। वापस, कोई भी इंडियन मतलब रेसिडेंट इंडिया, इंडियन रेसिडेंट इंडिया के बाहर ऐसी फॉरेन कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा जो फॉरेन कंपनी क्या काम कर रही है, तीन काम कर रही है। पहला रियल एस्टेट, दूसरा गैम्बलिंग, तीसरा डीलिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो लिंक करें इंडियन रुपी से, लेकिन इंडियन रुपी से लिंक है, अलाउड है, आरबीआई से परमिशन ले लो। क्लैरिटी है? रियल एस्टेट एक्टिविटी बोल दिया, मतलब खरीदना बेचना, क्या रियल एस्टेट ट्रेड करना, ये सुना है क्या? ये बताओ क्या होता है, बताओ क्या है? अपने राइट्स ट्रांसफर करना, सही बोल रहे हो, बताओ बताओ। परी को याद है? नहीं। नम्रता नहीं। प्रशंसा बता दे बेटा, ठीक है बता दे, सही जा रहे हो, बस और इसे कंप्लीट करो, लाइन से रिलेटेड था। नहीं नहीं, लोगों ने पढ़ा इसलिए मैं इनसे पूछ रही हूँ, है ना? ये सुनो ना, याद नहीं है ना, मैं बता रही, चलो बस शीट याद आ रही है। ये है बिल्डिंग, बिल्डिंग है यार, और ये बीच में रास्ता ये रास्ता है, ये रोड है, रोड के दोनों साइड में बिल्डिंग है। आप समझ पा रहे हो क्या? बताना पड़ता है तुम लोग को, ड्राइंग से नहीं समझे, इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है मैंने, समझ में आ जानी चाहिए थी। चलो आ जाओ, समझो, ये जो हमारी रोड है कभी कभार चौड़ी हो जाती है, हो रही है, क्यों चौड़ी हो जाती है? अतिक्रमण बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं एनक्रोचमेंट। क्यों करते हैं ये लोग? सरकार ऐसा क्यों गलत काम करती है? सरकार की जमीन तो है, तो कोई गलत काम नहीं है, अच्छा काम है ये, है ना? मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई हम रोड को अगर चौड़ा करेंगे तो बहुत सारी चीजें हो पाएंगी, जैसे अभी ब्रिज ब्रिज बोल रही हूँ, फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर से क्या हो रहा है, रोड है चौड़ी हो रही है, हमें ही और सुविधा होगी इसमें, ठीक है? चलो, अब रोड क्या हो गई चौड़ी, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो थी इंसानों की ना, तो सरकार या तो क्या देगी, पैसा, या तो सरकार क्या बोलेगी कि हम आपको पैसे नहीं दे रहे, हम आपको एक राइट दे रहे, हम आपको क्या दे रहे, एक, समझो। हाँ, वैसे जनरल नॉलेज बताओ, इतना डिटेल में है नहीं, बताऊं ना? ठीक है, मजा आ रही है। हम आपको एक राइट दे रहे हैं, ये राइट ये है कि हमने यहां से आपकी जमीन ली। अच्छा, बिल्डिंग्स होती है उसमें फ्लैट जैसे अपार्टमेंट्स बने होते हैं, उसकी एक लिमिट होती है कि कितना भी बनाते जाओ। क्यों लिमिट? जमीन तो हमारी है ना, कुछ भी बनाते जाओ, ऊपर जाके गिर जाए, है ना, सेफ्टी के लिए, ठीक है? तो एक लिमिट तक इन्होंने अलाउ कर रखा है, लेकिन स्टिल सरकार लिमिट जितनी होती है उससे थोड़ा कम ही अलाउ करती है। ये कहती है भाई हाँ 7 बना सकते हो, लेकिन 6 दे रखिए, 5 दे रखिए, जानबूझकर, क्योंकि इंसान तो इंसान है, कुछ भी ऊपर करेगा ही, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि क्योंकि हमने रोड चौड़ी कर दिया है, प्रशंसा, क्योंकि हमने रोड चौड़ी कर दी है, ठीक है, तो हम आपको एक राइट दे रहे। ये राइट ये है कि आप ऊपर अपना एक एक्स्ट्रा एक अपार्टमेंट बना सकते हो, एक्स्ट्रा एक स्टोरी बना सकते हो, ये एक टाइप का राइट है। हमने आपकी एक जमीन ली, या तो हम आपको पैसे दे देंगे, सरकार पैसे देना ज्यादा अच्छा समझती है, या तो आपको क्या दे दिया जाएगा, राइट दे दिया जाएगा। किस टाइप का राइट दे दिया जाएगा कि बिल्डिंग के जितने भी अपार्टमेंट्स आप एक और बना लो, अब ये आपका हो गया, ठीक है? या तो आप इसे अपने पास रखना है, रखो, या फिर आप इसे बेच दो, इसे ट्रांसफर कर दो। अब इसका नाम देखो, शायद समझ में आ जाएगा। हाँ जी, रोड,
ठीक है, समझो मेरी बात। ये पूरा घर गिर गया, पूरा घर गिरा दिया तो कहीं और जमीन मिल जाएगी। मैं कह रही हूं थोड़े से घर टूटते हैं। अभी एग्जाम्पल देखो, यहां पर एक कमरा निकल गया किसी का, ऐसा देखा है? एक दीवार भी निकलती है। अलग अलग टाइप के घर होते हैं ना, किसी ने ज्यादा सड़क पे घर बना के रखा है, किसी ने थोड़ा, जिसने ज्यादा बनाया उसके दो कमरे टूट जाएंगे, जिसने कम किसी का एक। किसी ने बोला कि नहीं भाई हमने तो पीछे से ही घर बनाया तो कुछ भी नहीं टूटा, होता है ऐसे। लेकिन वो जमीन किसकी है मुझे ये बताओ? सरकार की होगी तो सरकार एक पैसा नहीं देने वाली, तुमने कब्जा किया था, या तो सरकार की नहीं थी हमारी ही थी, तो सरकार इसका कंपनसेशन देगी। कंपनसेशन या तो पैसे के फॉर्म में दे सकते हैं, या तो आपको एक राइट दिया जाएगा। डिपेंड करता है, ये राइट मेट्रो सिटीज में दिया जाता है, यहां नहीं दिया जाता, यहां पैसे ही दे दिए जाएंगे, और यहां पैसे ही दे रहे। ये वहां पर है जहां पर अपार्टमेंट के बाद बनाना अलाउड नहीं है। ये मेट्रो सिटीज में ही ये राइट्स मिलता है, यहां नहीं मिलेगा ये, क्योंकि यहां तो वैसे हम बना सकते थे ना, हम अपने घर पे कुछ भी बनाए, क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ किसकी बात हो रही है? अपार्टमेंट्स, जहां पे जगह ही नहीं होती है। यहाँ तो जगह ही जगह है। क्लियर है? वापस आ जाओ। ओ नलाइको, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। तो आपने क्या किया? अपनी स्टोरी, अपने घर को क्या किया है? डेवलप किया है। अब ये अपने पास रखना चाहते हो अपने पास रखो, बेचना चाहते हो बेचो। इन्होंने कहा रियल स्टेट प्रॉपर्टी से हमारा मतलब क्या है? रियल स्टेट प्रॉपर्टी से मतलब, अभी देखो ये बड़ी सिटीज की बात करी तो यस, फॉरेन में भी ये कल्चर हो गई। जो चीज बड़ी सिटीज में वो कहां से आया? फॉरेन कल्चर आए। तो इन्होंने कहा रियल स्टेट प्रॉपर्टी से मतलब खरीदना बेचना, रियल स्टेट, इवन ट्रेड करना, किसमें? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये रियल स्टेट की डेफिनेशन में आता है, बट इसमें क्या नहीं कवर होता है? नॉट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप। टाउनशिप कवर नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन कवर नहीं होता है, रेसिडेंशियल का हो चाहे कमर्शियल हो, प्रीमाइसेस मतलब ऑफिसेस वगैरह, ठीक है, रोड्स, ब्रिज, सेलिंग या फिर लीज, ये सारी चीजें कवर नहीं होती है। तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट वाला दिमाग लगाओ, क्या प्रोहिबिटेड है? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट प्रोहिबिटेड है, और रियल स्टेट का खरीदना बेचना, मतलब जो ये बट के बाद जितनी भी सारी चीजें वो क्या है? अलाउड है। बात समझ में आई? क्या होता है रियल स्टेट? रियल स्टेट तो है ना, कहां पैसा लगा रहे हो ये बताओ? बाहर जा रहे हो ना? हम तो वैसे भी बाहर को क्या कह रहे हैं? अभी स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? फायदेमंद इंडिया के लिए क्या है? एफडीआई की ओडीआई? तो इसीलिए वो वहां प्रोहिबिट कर रही है ना बेटा, ठीक है। चलो, फिर उन्होंने क्या बोल दिया? कहां से स्टार्टअप करने जा रहे हो? बाहर होस्टिंग कंट्री में। तो हम तो आपको रोकेंगे ना, इंडिया में करो। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वापस हम क्या प्रोहिबिट कर रहे हैं? इंडिया के बाहर पैसा लगाने जा रहे हो, इंडिया के बाहर पैसा नहीं लगाने दिया जाएगा रियल स्टेट में, ठीक है। और क्या बोल दिया? गैम्बलिंग में। और क्या बोल दिया? फाइनेंशियल प्रोडक्ट में जो इंडियन रुपी से लिंक है, लेकिन इसमें अलाउड है अगर आरबीआई से परमिशन ले ली। चीज क्लियर? हम बाहर सेटअप करने जा रहे हैं। इंडिया क्या चाहती है? इंडिया में स्टार्टअप करोगे कि बाहर? इंडिया में, तो बाहर रोकेंगे। नेक्स्ट, नो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये क्या लिखा है? शेल फाइनेंशियल कमिटमेंट टू फॉरेन एंटिटी हैज इन्वेस्टेड रिजल्टिंग, ये टू लेयर सब्सिडी, कुछ मुझे बताओ क्या है ये? कोई भी पर्सन को क्या बोल दिया भाई? हम आपको प्रोहिबिट करें कि ऐसी जगह पे आप पैसा लगा रहे हो जहां पे दो लेयर सब्सिडी है, तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आपको क्या कर रहा है? मना कर रहा है। बात समझ में आ रही है? नहीं आई? फिर से आ जाओ। प्रोहिबिटेड पढ़ रहे क्या? कौन रोक रहा है इसे? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रोक रहे हैं। हम इंडिया का पैसा इंडिया के बाहर लगा रहे हैं, इंडिया का पैसा इंडिया के बाहर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में अलाउड नहीं है, गैम्बलिंग में नहीं है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट में नहीं है, लेकिन आरबीआई की परमिशन लोगे क्योंकि इंडियन रुपी से कनेक्टेड है तो अलाउड है। इंडिया के बाद स्टार्टअप करोगे तो हम आपको रोक रहे हैं, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रोक रहा है, ठीक है। और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट क्या रोक रहा है कि अगर आप कहां लगा रहे हो पैसा, एक ऐसी सब्सिडीज में लगा रहे हो जिसकी ऑलरेडी इंडिया के बाहर बहुत सारे लेयर्स है, कल को इनकम टैक्स आपसे पूछेगा पैसा कहां है, तो आप गोल गोल घुमाओगे, तो हम आपको मना करें कि प्लीज ऐसी जगह पैसा मत लगाओ जिसका आंसर आप देने भी वाले नहीं हो, क्योंकि आप तो हमें घुमाते रह जाओगे ना कि 2-3 सब्सिडी है, 4 सब्सिडी है, स्टेप डाउन सब्सिडीज है, इतनी सारी, तो वहां प्लीज अवॉइड करो। क्लियर है? लेकिन ये वाली बात एप्लीकेबल नहीं है कुछ क्लास ऑफ कंपनी में, 2 लेयर वाली बात। बैंकिंग,
इनका काम ही क्या है, यही सब होता है। और क्या लिखा है, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी ने जिसको बोल दिया, गवर्नमेंट कंपनी होगी, बैंकिंग, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, इन सबको अलाउड है, 2 लेयर से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अलाउड है, क्योंकि उनके बैंकिंग रेगुलेशंस आ जाते हैं, फिर वो अलग से डील करते हैं। क्लैरिटी है? बोलो मेरे बच्चों। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है? एक बार वन रीड करेंगे, बोलो हाँ। बोरिंग पैराग्राफ। अप्रूवल रूट क्या होता है? परमिशन लेनी पड़ती है। इन्होंने कहा परमिशन किससे लेनी है, सीजी से और आरबीआई। इन्होंने कहा चलो शॉर्टकट में समझा देते हैं। जो मोटा सा पैराग्राफ बोरिंग तरीका है, ये शॉर्टकट में है, आ जाओ। सीजी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी ओआई और ट्रांसफर करने के लिए। किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, आरबीआई की। समझो अब, सीजी की परमिशन कब लेनी पड़ेगी, एफई मतलब फॉरेन एंटिटी, फॉर्म इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड, कहां, पाकिस्तान में हो ना, तो आरबीआई को साइड कर दिया और सीजी बोलती मैं आगे आऊंगी, मुझसे पूछो। ठीक है, और क्या लिखा है, पाकिस्तान के अलावा और भी जो अदर स्पेसिफाइड है। ठीक, चल क्या रहा है यहां पर, आप पैसा कहां लगा रहे हो। आपका पैसा अगर एक ऐसी फॉरेन एंटिटी में लग रहा है, जो फॉरेन एंटिटी कहां है, इनकॉर्पोरेट कहां है, उनका रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में हो सकता है ना, पाकिस्तान की भी सब्सिडी कंपनी हो वहां, इंडियन रिलायंस कंपनी की सब्सिडी हो सकती है, ऐसे पाकिस्तान की भी कोई हो। अगर आपका पैसा वहां जाता दिख रहा है तो सीजी से परमिशन लगेगी। ठीक है, और इसके अलावा और भी जो भी कंट्रीज होगी जो स्पेसिफाई करेगी सीजी। आरबीआई से कब लेना है, एफसी क्या बोल दिया, अबव फॉरेन करेंसी अबव द लिमिट प्रिस्क्राइब बाय द पर्सन एंगेज। स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्या था, पूरे नेशनल रिसोर्सेज, ऑयल, गैस, ये सारी चीजें। इन्होंने कहा फॉरेन करेंसी की लिमिट जो प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, लिमिट, उसमें स्ट्रेटेजिक सेक्टर में करो तो सीजी से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल रिसोर्सेस है। आरबीआई से परमिशन लेनी है, इफ एफसी एक्सीड दी सीलिंग प्रिस्क्राइब, सीजी से बात करो, कंसल्ट करो, लिमिट क्रॉस करोगे तो आरबीआई आएगा। अब एनओसी लेनी पड़ेगी किससे, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक लोन देने जा रहा है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम द लेंडर बैंक रेगुलेटरी बॉडी, मतलब ये कौन आ जाएगा, सारी रेगुलेटरी बॉडीज कौन है बैंक की, आरबीआई। इफ इट इज नॉट इशूड विद इन दी 60 डेज, 60 डेज में अगर उन्होंने एनओसी नहीं दिया, एनओसी का फुल फॉर्म बताओ, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन, तो उन्होंने क्या बोल दिया, मान लिया जाएगा कंसर्न है। क्या लिखा है, डीम्ड टू बी नॉट इशूड 60 डेज, तो डीम्ड कंसर्न, हाँ है। फिर हम आरबीआई से पूछ रहे भाई कर ले कर ले कर ले, 60 डेज में रिप्लाई आना चाहिए, नहीं आए तो क्या होगा, मान लिया जाएगा। इन्होंने अब ये सारी चीजें फॉर्मेलिटी बोल रखा है कि नॉन ऑब्जेक्शन में आपको ये बताना है कि डिफॉल्ट नहीं है। अब देखो डिफॉल्ट समझो, रुको एक मिनट, यहां उन्होंने अच्छे प्रेजेंटेशन में यहां दे रखा है। एनपीए क्या होता है, एनपीए क्या होता है, विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं बता रही हूं, तुम्हारी बुक में भी आ रही हूं, ठीक है, पहले बस यहां पर आ जाओ। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। दूसरा क्या लिखा है, विलफुल डिफॉल्टर, कौन होता है विलफुल डिफॉल्टर, इसकी अपनी एक डेफिनेशन दे रखी है, बैंक ने अपनी एक डेफिनेशन दे रखी है, समझना। 2 टाइप के डिफॉल्ट, एक होता है विलफुल, एक होता है फ्यूजिटिव। विलफुल मतलब कि पैसा खा गए हैं, नहीं रिटर्न किया और इंडिया में ही बैठे हुए। फ्यूजिटिव मतलब होता है भगौड़ा, पैसा खा गए, भाग गया, विजय माल्या, विजय माल्या फ्यूजिटिव है, ठीक है, फ्यूजिटिव मतलब भगौड़ा, ठीक है। एक टाइप के होते हैं जो खा के यहीं बैठे हैं, बेशरम है, और जिनको बहुत शर्म नहीं आ रही है, उनको मालूम जेल की सजा हो जाएगी, ज्यादा खतरनाक है, भाग गए हैं वो, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होती है। एनपीए कौन है, लोन नहीं दे पा रहे छोटे मोटे, ये थोड़े छोटे मोटे डिफॉल्टर, ये थोड़े बड़े डिफॉल्टर, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे हैं जिनमें क्या चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक। ये 3 कैटेगरी है। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए कि जो इंसान इंडिया के बाहर पैसा लगाने जा रहा है वो एनपीए नहीं है, विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, और ना ही उसमें क्या चल रही है, इन्वेस्टिगेशन। यही चीज इन्होंने यहां पर बताई है। क्लियर है बच्चा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट समझ में आ रहा है, क्या लिखा है यहां पर, ये तो दिख रहा होगा तुम लोग को, ओल्ड सिलेबस। रुको एक मिनट, मेथड ऑफ फंडिंग तो होना ही चाहिए, ये नहीं है क्या सेम, बताओ, है ना, रुको मैं आ रही हूं, रुको रुको। ओल्ड सिलेबस में बच्चा कहीं कोई सप्लीमेंट में नहीं दिख रहा है, तुम्हें तुम्हारा पुराना ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें बीच में आती हैं सेम, सुन लो। हेडिंग लिखी है मेथड ऑफ फंडिंग, सुनना पड़ेगा तुम लोग को भी, ध्यान दो इधर। मेथड ऑफ फंडिंग हेडिंग से क्या समझ में आ रहा है, पैसे कैसे कैसे जाएंगे, मेथड क्या है, पहला रेमिटेंस मतलब क्या होता है, भेजना,
बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजना, स्मगलिंग मत करवाना, पैसे इधर से उधर मत करवाना इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है? ठीक है। अकाउंट्स के थ्रू भेजना, जो कहां दे रखे हैं, प्रोविजन ऑफ द एक्ट में गिवन है। स्वैप मतलब क्या होता है, वर्ड का मतलब बताओ। एक्सचेंज, सिक्योरिटीज, है ना, ये वाला स्वैप। नलायक, ये तो सुना होगा नलायक को। एडीआर जीडीआर के थ्रू फर्दर ओडीआई ने डायरेक्शन दे रखा है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कैश अलाउड नहीं है। इन्होंने कहा बैंकिंग चैनल यूज करना, कैश नहीं, ठीक है? रेगुलेशन फेमा दे रखा है डिटेल में। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल नॉट मेक एनी पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन एंटिटी अदर देन बाय वे ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट। इन्होंने कहा कि भाई आप फॉरेन एंटिटी के बिहाफ में कोई भी पैसा लेने देना नहीं करोगे। अदर देन मतलब अलाउ क्या है, अभी पढ़ा ना, फाइनेंशियल कमिटमेंट अलाउड है ना एज पर ओआई रेगुलेशन। इन्वेस्टमेंट के थ्रू फाइनेंशियल, नेपाल भूटान जो भी अलाउड है। अच्छा सुनो, बिल्कुल मन नहीं कर रहा ना, ये तो सेम है, देखो देखो मॉड्यूल देखो। अच्छा ये दिखाओ, ये दिखाओ, जल्दी दिखाओ ये। चलो कुछ तो मिला, है ना? अब हेडिंग बताओ क्या है। चुपचाप बैठ के पढ़ो, हेडिंग बताओ क्या लिखा है। इंडिया के बाहर छोड़ो, इंडिया के बाहर तुम्हें यहां इस एरिया में, ठीक है, इस सिटी में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो लोकेशन डिसाइड करोगे कि नहीं करोगे? तो क्या दिमाग में टर्म्स एंड कंडीशन आती है पहले बताओ। जहां लोग ज्यादा मिले, मेन सिटी, और चलो सोच पा रहे हो, यहां इंडिया के बाहर सेटअप करना है, ठीक है? तो दिमाग में सबसे पहले बताओ कौन सी लोकेशन सोच रहे हो। हाँ, नहीं नहीं, लोकेशन बताओ पहले, कौन सी कंट्री सोच रहे हो। यूके सोच रहे हो, दुबई सोच रहे हो, और आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आप देखोगे क्या वो पॉपुलेशन उसे यूज करती है, ठीक है? फिर आप और भी फायदे देखोगे कि भाई वो वहां के देश के लॉस कैसे, ये नहीं देखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां पे टैक्स किस रेट से लगता है, दूसरे बैरियर्स है क्या, कॉस्टिंग देखोगे, लेबर आसानी से मिल रही कि नहीं मिल रही, क्यों हर कोई इंडिया में आना चाहता है, क्या रीजन है, वही चीज आपके लिए भी होगा। चीप लेबर मिल जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर, पॉपुलेशन अच्छी खासी है, यहाँ के लॉज इजी करते जा रहे हैं हम, पहले थे बहुत कॉम्प्लेक्स, इजी करते जा रहे हैं, जीएसटी वेस्टी आए हैं इन्हीं सारे पर्पज से ही है। तो इन शॉर्ट, जब बाहर का देश ये सोच के इंडिया में आ रहा है तो आप भी तो ये सब सोच के बाहर जाओगे ना। इन्होंने कहा भाई लोकेशन आउटसाइड इंडिया डिसाइड करनी है, तो सबसे पहला ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लो। ज्योग्राफिकल में क्या क्या देखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, एसेस देखोगे, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल, स्टाफ, पर्सनल, लोग मिल रहे कि नहीं मिल रहे, सप्लाई चेन, क्या आपको रॉ मटेरियल सोर्स, डिस्पैचिंग, ये सारी चीजें हो रही कि नहीं हो रही, अवेलेबिलिटी ऑफ, क्या लिखा है, टैलेंट पूल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लोग मिल रहे हैं क्या काम करने के लिए, बस घुस गए काम करने, लेकिन लोग ही नहीं मिल रहे वहां पे, इंडिया से भर भर के लेकर जाओगे क्या, नहीं। फिर कितना रिस्क है, इन्होंने कहा पहले ज्योग्राफिकल देखो, फिर क्या देखो, इकोनॉमिकल देखो। अब बस ध्यान देना, क्या वहां बिजनेस करना आसान है, पता चले वहां के लॉज ही इतने खतरनाक है आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हो। और क्या लिखा है, कॉस्टिंग कितनी है, कमा इतना नहीं है जितना गवा रहे हो। लॉ रिलेटिंग टू लेबर्स, बच्चा फॉर एग्जाम्पल यहां काम वाली बाई ढूंढना, उनको सैलरी देना, और बाहर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आवर्स डिसाइड होते, उस घंटे से ज्यादा कर लिया तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ओवर टाइम का मांग लेगी, समझ रहे हो? कुछ एक्स्ट्रा काम उन्हें बोल ही नहीं सकते, उनके अग्रीमेंट होते, इतना प्रोफेशनल अग्रीमेंट होता है उनके साथ। हाँ बहुत दिक्कतें होती है, तो प्लीज ये सारी चीजें देख लो। आप उसको डांट नहीं सकते, वो बॉस है वहां, आप उसे डांट नहीं सकते, वो आपको डांट के चले जाएगी, साफ तो किया है। और यहाँ क्या करते हो, कितना कुछ सुना देते हो उसको, है ना? यहाँ इज्जत नहीं है, वहां बहुत इज्जत है, ठीक है? टैक्सेशन देखोगे नलायको, इंसेंटिव्स देखोगे, जो वहां के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़े। इन्होंने कहा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ज्योग्राफिकली भी देखोगे और इकोनॉमिकल भी देखेंगे। और क्या देखेंगे बताओ, खुद सोचो, बाहर का कोई इंसान इंडिया में काम कर रहा है,
हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, अभी बीजेपी आई, रूल्स रेगुलेशन बदल दे, कल को कांग्रेस आएगी, फिर नए रूल्स। यहाँ बिजनेस करने वाली जो कंपनियों की, फॉरेन एंटिटी की, भाई उसका दिमाग तो घूम जाएगा ना कि यहाँ पॉलिटिकल भी पैसा खिलाते रहो, करप्शन भरा पड़ा है। सेम आप जिस देश में जाओगे वहां पे भी तो ये सब होगा, तो वहां की स्टेबिलिटी देखोगे। हाँ ऑब्वियसली एक्चुअली में दिक्कतें होंगी, ठीक है। चलो तो क्या लिखा है भाई, वहां पे हमारे देश के साथ फ्रेंडली रिलेशन है कि नहीं, नहीं तो बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। लॉन्ग स्टैंडिंग लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट स्टैब्लिश है कि नहीं, प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि नहीं रूल्स रेगुलेशन का। क्या लिखा है, देयर रिलेशन नेबर कंट्रीज के, नेयरिंग कंट्रीज के साथ कैसा है, वहां की रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है। सेम वहां की चीजें सोशली भी देखोगे, सोशली मतलब वहां पे ट्रेड इंटरेक्शन कैसा हो रहा है लोगों के साथ। देन क्या बोल रखा है, फ्रेंडलीनेस कैसी क्या है, सेम जिस देश में जा रहे हो वहां की टेक्नोलॉजीज क्या है। इन्होंने इन शॉर्ट बस बोला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देखो वहां पे प्रोटेक्ट हो रहा है क्या, पावर कम्युनिकेशन टेलीकॉम्स है क्या, खत्म। बता रही कहां गया। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने का तरीका। हमारे देश में एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, दूसरी एग्जीक्यूटिव होती है, तीसरी जुडिशरी। तो लॉ बनाने का पूरा अधिकार लेजिस्लेटिव बॉडी को होता है। वहां की लेजिस्लेटिव बॉडी देख लो क्या कैसा काम करती है, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये सारी चीजें देखोगे। इसके बाद इन्होंने कहा कि देखो अगर तुम्हारा मन किया ना न्यूजीलैंड में बिजनेस स्टार्ट करने का, तो ये प्रोसेस फॉलो करना। तो दूसरी कंट्री भी है ना, बता रही ना। इन्होंने कहा अगर आपका मन किया, आ रही न्यूजीलैंड के बाद क्या है, सिंगापुर में किया ना, तो ये रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है। और कौन सी कंट्री है देखो, यूके में करने का मन है, चाइना में मन है, तो ये रूल्स है कि नहीं। चाइना के बाद नेक्स्ट क्या है, ए नलाई को ध्यान दो। हाँ रुक तो जाओ, न्यूयॉर्क सिटी में करने का मन है तो ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है। ए रुको यार तुम लोग, ये क्या लिखा है, यूके में करना है, सब में करना है। और कहाँ है चाट फुल्की। बच्चा सच कह रही होता है, अमेरिका में एक हमारे एक स्टूडेंट गया है, वहां फुल्की समोसा मतलब वहां मिलता ही नहीं है ना, तो एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव है यार। वहां पटेल पटेल करके कुछ है, पटेल ही है मेरे ख्याल से, कुछ बहुत फेमस है वहां मतलब फूड को लेकर। इधर लाई को कनाडा में बिजनेस खोलना है तुम लोग को, तो प्रोसेस है। खत्म, समझो आप मेरी बात। ध्यान दो, कौन कौन सी कंट्रीज के नाम बताए। ओल्ड सिलेबस तुम लोग बताओ कितनी कंट्री है तुम्हारे इसमें, यूके। रुक जाओ पहले ओल्ड काउंट करो और न्यू काउंट करके मुझे बताओ जल्दी। ए सुनो काउंट करो, ओ मनुष्यरी परी काउंट करके बताओ मुझे नलाई को। तुमको क्या करना लिखे, तुम अपना काउंट करो नलाइक। कितने हैं, 7 दे रखे न्यू में, ओल्ड में कितने दे रखे 7 ना, न्यू। ओल्ड बताओ जल्दी, ये ओल्ड वाले बच्चों को पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। 4, सब शांत। हाँ बेटा कितनी कितनी कंट्रीज है तेरे इसमें, हांगकांग 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 नलाइक। 4 है कि 5 है, 4 है 5 है, सही से काउंट कर, 5 बोल रहे लोग। चलो एक में 5 एक में 7 है, सबका पैटर्न एक ही है। सबसे पहले क्या करना है, रीड तो तुमको करना ही है, क्या करना है, प्लान करना है। नाम डिसाइड करोगे कंपनी का, रजिस्टर करवाओगे उसकी गवर्नमेंट में, फिर क्या करना है, जो परमिशन लाइसेंस लगते हैं वो सब ले लेना। हर कंट्री में तो यही होगा ना, वहां के लॉस फॉलो करो, वहां रजिस्ट्रेशन कराओ, वहां का लाइसेंस। इन्होंने सब जगह यही दे रखा है। और ये क्या दे रखा है, अब देखो ये जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताई है क्या दे रखी है। इन्होंने कहा है कि हर कंट्री, ध्यान दो, हर कंट्री ट्राई कर रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए। इंडिया आज की डेट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया क्या, स्टार्टिंग से था क्या, नहीं। अभी हिस्ट्री पढ़ा ना हमने, पहले एलपीजी पॉलिसी नहीं थी तो बहुत बुरे थे,
रिस्ट्रिक्शन थे, फिर एलपीजी पॉलिसी ठीक हो गए। ऐसे ही बच्चा धीरे 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 हमने अपने आप को इजी किया, ये भी यही कह रहे। 2020 में इन्होंने बच्चा टैक्सेशन में काम किया, 19 में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में काम किया, 16 में, 15 में, ये ऑपोजिट बता रहे। पहले करंट ईयर के बता रहे, फिर वो हिस्ट्री बताते रहे। तो हर कंट्री का अपना एक सिस्टम फॉलो हुआ है, वो पूरी हिस्ट्री बताई है। ये हिस्ट्री बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितनी कंट्री की कितनी पढ़ोगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो पढ़ोगे। बेसिक स्ट्रक्चर सबका एक जैसे है, जैसे अभी पढ़ा। पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो, बोलो मेरे नालायक बच्चों, प्लीज पढ़ लेना। न्यूयॉर्क में अगर सेटअप करना है, एग्जाम में कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भैया न्यूयॉर्क में हमें सेटअप करना है, बताओ। वो तो आपसे पूछेंगे ना, मॉड्यूल में लिखा है, दैट मीन्स आपसे पूछेंगे। सेटअप करना है तो कैसे करना है, बेसिक चीजें क्या बताओगे? पहले प्लान, फिर नाम, फिर लाइसेंस, डायरेक्ट लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, वहां के लॉ एंड गवर्न। तो मैं कह रही हूं बेसिक एक स्ट्रक्चर पहले बनाओगे। आपकी बुक में मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर देखूंगी, बोलो हाँ। कब देखूंगी? मंडे को। क्यों? ये तो हमेशा ही होता है ना, क्लासेस भी होती है। बच्चों मैं अभी पढ़ा रही हूं, क्या लिखा है? बिजनेस एंटिटी डिसाइड करो, नेम रिजर्वेशन, कंपनी। अब देखो सिंगापुर में उन्होंने डेज बता दिए कि 120 डेज में नेम अप्रूवल मिल जाएगी। इंडिया में कब मिलती है अप्रूवल? तुरंत, 90 डेज। कुछ याद है कंपनीज एक्ट के? सब भूल गए? कितने दिन के लिए रिजर्व होता था? 20 और 60 डेज। ये 20 किसके लिए था और 60 किसके लिए था? इतना बाहर का पढ़ लिया कि अंदर का भूल गए। बाहर का पढ़ा क्या तुम लोगों ने? 5 घंटे नलाए। सुनो सुनो सुनो, सबसे पहला काम है इंडिया में कंपनी कैसे बनती है ये याद रखना, फिर बाहर की कंपनी का पढ़ना। हाँ, और ये डेज फिर मत पढ़ना, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर तो पढ़ोगे ना नलाइक को? देख रही हूं मैं। होमवर्क क्या है? क्या होमवर्क? अब इस चैप्टर में क्या बचा ये बताओ, कुछ बचा क्या? मैंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या बताया था? क्या हो रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में? बाहर के लोग इंडिया में कर रहे हैं, फेमा के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है, तब जाके आपका अलाउड होता है। लेकिन यहां डिटेल नहीं दे रखा है। डिटेलिंग कहां दे रखा है? फेमा एक पूरा एक्ट पढ़ोगे उसमें। तो बस उन्होंने शॉर्ट में यही सारी चीजें बता के रखी है, गवर्नमेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर को एक बार रीड करेंगे और मैं एक बार मंडे को तुम्हारा ये बुक देखने वाली हूँ मैं, इस चैप्टर को स्पेसिफिकली। क्लियर है बच्चा? तो यहाँ पे ये सभा करते हैं समाप्त।